ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। कॉपी में आप ढूंढ सकते हो, जो लोग नए हैं वो लिखेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। तो ध्यान देना, इसके जो शुरुआती जानकारी प्रदान की गई वो थे डॉक्टर विलियम हॉर्वे। इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया और इन्होंने कहा कि मानव का जो शरीर है, मानव का शरीर बंद रक्त परिसंचरण, मानव का शरीर बंद रक्त परिस मैं बोल दे रहा हूं, लिखिएगा मानव का शरीर बंद। मैं तो कहूंगा कि जो लोग जिनके पास कॉपी है भी ना, वो एक अपना पेज ले लें और उस कॉपी को रखने से ज्यादा बेहतर है कि उसको ओपन करें प्लस में एक पेज लेकर के और फटाफट नोट डाउन डबल करें। इससे क्या होगा ना, आपका और अच्छा दोहरा जाएगा, क्योंकि उसी पे बार बार करने से वो भाव नहीं पाओगे। तो मेरी सलाह है, बाकी आप विद्वान व्यक्ति हो तो आप जो मन करे वो करो, बट मेरी जो सलाह ये है, मैंने देखा है छात्रों को दोहराना बहुत टफ टास्क होता है। किसी भी एग्जाम में अगर जो ये टास्क पा गया, जैसे होता है ना, एक मना था कि इसको हम पढ़ लेते हैं, पहली बार पढ़ना बहुत आसान है, बट दूसरा उसी को दोहरा लेना जहर चीज होती है, मजा नहीं आता। तो अब लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। तो इसका एक तरीका यह है कि एक पेज लो, व्हाइट वाला, सफेद या कोई भी हो, और उसी को सार्थक तरीके से, जैसे मैं मान लिख रहा हूं कि मानव का शरीर बंद रक्त परिसंचरण युक्त होता है, तो आपको पूरा नहीं लिखना, बल्कि लिखना है मानव और आगे क्या लिख देना है, बंद रक्त परिसंचरण। तो ऐसा लिख के आप आगे बढ़ लो, और जिनका नहीं पूरा है वो अपना पूरा लिखें। इस तरह से आप डबल वर्क के साथ एक शानदार कंडीशन में आ जाओगे। और चूंकि ताजा एग्जाम होने वाला है 18 को, हम वादा कर रहे हैं कि 8-10 क्वेश्चन आएगा तो आप 7-8 करके आओगे। एक आध हो सकता है मिस कर जाए, वो भी ह्यूमन एरर की वजह से, बाकी मिस नहीं करेगा, बनेगा काम, है ना। तो लिखिएगा मानव का शरीर बंद रक्त परिसंचरण युक्त होता है, मानव का शरीर बंद रक्त परिसंचरण युक्त होता है, अर्थात अर्थात रक्त अर्थात रक्त विभिन्न नलिकाओं रक्त विभिन्न नलिकाओं के माध्यम से रक्त विभिन्न नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित होता है, रक्त विभिन्न नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित होता है, रक्त विभिन्न नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित होता है। नई लाइन लिखिएगा, रक्त परिसंचरण में कुल 3 अवयव, रक्त परिसंचरण तंत्र में कुल 3 अवयव भाग लेते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र में कुल 3 अवयव भाग लेते हैं। नंबर 1 रक्त, ऐसे बना दें नीचे, नंबर 2 ब्लड वेसल्स या रक्त नलिका, और तीसरा जो अवयव भाग लेगा वो है मानव हृदय, मानव हृदय यानी कि ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय यानी कि ह्यूमन हार्ट। तो 3 बनाएगा, रक्त, रक्त नलिका और मानव का हृदय, ब्लड, ब्लड वेसल्स और ह्यूमन हार्ट। इनमें से हम एक एक करके सबका अध्ययन करेंगे। तो पहला है रक्त, लिखिएगा हेडिंग रक्त यानी कि ब्लड। ध्यान देना, जब भी हम कोई सजीव की बात करते हैं, कोई भी लिविंग थिंग्स की बात होती है, अर्थात जिसमें जीवन है, तो उसकी सबसे बड़ी शर्त होती है कि इस जीवन में सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, और इस सूक्ष्मतम इकाई को कहा जाता है, बताओ जरा, सेल यानी कि कोशिका। यानी कि हम कई लाखों कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। कहा जा सकता है कि जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर कई मिलियन सेल या कोशिका से बना है, और इस तरह से हमारी जो शरीर है सबसे छोटे लेवल पर सेल है। जब इसका ग्रुप बनेगा तो हमें मिलता है टिश्यू यानी कि ऊतक, और जब ऊतक का ग्रुप मिलेगा तो मिलता है ऑर्गन यानी कि अंग। अंगों का जो ग्रुप मिलता है तो इसे कहते हैं अंग तंत्र, और अंग तंत्र को जो मिला लेते हैं तो बनता है शरीर, और यही शरीर मिलकर के समाज का निर्माण करता है। अभी हम लोग एक समाज के रूप में यहाँ पर बैठे हैं और बहुत सारी शरीर यहाँ पर है। तो वैसे ही जब रक्त का निर्माण हुआ होगा तो सबसे पहले किसी शुरुआत हुई होगी, सेल की, और ढेर सारी सेल मिलकर के क्या बनाई होंगी, टिश्यू। तो वास्तव में रक्त जो है वो इस लेवल का चीज है। रक्त एक ऊतक है जिसे कहते हैं तरल संयोजी ऊतक। तो कॉपी में लिखिएगा, रक्त एक प्रकार का रक्त एक प्रकार का रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, जो कि जो कि हृदय के पंप के साथ जो कि हृदय के पंप के साथ जो कि हृदय के पंप के साथ शरीर में रक्त नलिकाओं के माध्यम से घूमता है, जो कि हृदय के पंप के साथ शरीर में रक्त नलिकाओं के माध्यम से घूमता है, शरीर में रक्त नलिकाओं के माध्यम से घूमता है, हृदय के पंप के साथ शरीर में रक्त नलिकाओं के माध्यम से घूमता है, शरीर में रक्त नलिकाओं के माध्यम से घूमता है। अब लिखिएगा रक्त के कार्य, फंक्शन, लिखिएगा रक्त के कार्य। यदि हम रक्त के कार्य आपसे चर्चा करें तो पहला जो काम है वो ये है कि ये रक्त अपने साथ ऑक्सीजन व CO2 का परिवहन करता है। दूसरा जो काम है वो ये है कि रक्त ऊर्जा के लिए अपने साथ ग्लूकोज का परिवहन करता है। तो 2 बड़े काम हैं, एक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, दूसरा काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज फॉर द एनर्जी, ग्लूकोज फॉर द एनर्जी। अब ये 2 ट्रांसपोर्टेशन करने के साथ रक्त कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे CO2 को बाहर निकालने में मदद करता है, निकालने में मदद करता है। आगे लिख देना, आगे चर्चा होगी इसकी। अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि CO2 आदि को बाहर निकालने में मदद करता है।
इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए रक्त क्या है, तो अगला कह सकते हो कि रक्त में मौजूद WBC रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास करती है, यानी कि रक्त बीमारियों से लड़ने में सहायक है। तीसरा आप कह सकते हो कि रक्त में मौजूद प्लेटलेट्स थक्का निर्माण के लिए सहायक है। रक्त का थक्का बना रहा है, क्या नाम है इसका? प्लेटलेट्स। और कामों को अगर आप आगे बढ़ाओ तो कह सकते हो कि रक्त अपने माध्यम से हार्मोन्स का भी परिवहन करता है, हार्मोन्स का भी परिवहन करता है। तो लगभग हम देख पा रहे हैं लड़के 4-5 ऐसे प्रमुख काम हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि जो पुराने नोट्स हैं उनकी तुलना में बदलाव होगा, अतः आप एक कागज पर फटाफट नोट करते चलो, आपको दोहरा लाभ मिल जाएगा। तो ये 4-5 जो काम है हमें ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं कुछ रक्त से संबंधित फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। लिखिएगा प्रमुख तथ्य, ये सबका लिखना, ठीक, लिखिएगा प्रमुख तथ्य। और ये तथ्य किससे है? रक्त से। लिखिएगा रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। फटाफट लिखते चलना, रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। नंबर 2 लिखिएगा 70 किलोग्राम की शरीर में रक्त की मात्रा बताना जरा। बिल्कुल 5 से 5.5 लीटर, 5 से 5.5 लीटर। इसके बाद रक्त का पीएच वैल्यू बताना, 7.35 टू 7.45, यानी कि हल्का सा क्षारीय भाव दर्शाता है, हल्का सा क्षारीय। अरे हल्का दुर्बल एक ही है बात भाई, कमजोर लिख दें ठीक, वीक बोलते हैं, वीक। ठीक, वीक की वास्तविक हिंदी दुर्बल है, उसको हल्का भी कहा जा सकता है। अगर हम एक यूनिट ब्लड की जांच करें, अभी नीचे देखो तो एक ब्लड बैंक बन रही है, जिसमें हम लोगों का प्लान है 1 लाख यूनिट ब्लड स्टोर करने का। तो अब 1 लाख ब्लड किसका होगा? हम लोगों का होगा, मतलब पहला मैं ही दूंगा, चिंता मत करना, है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं हमारे घर वाले मना करेंगे। तो हम लोग उसको इकट्ठा करेंगे और भारत राष्ट्र की व्यवस्था में योगदान देंगे। 1 लाख यूनिट रक्त जमा करना अभी पूरे भारत में किसी की औकात नहीं हुई है, तो हम लोग उस कार्य को बेहतर करेंगे, जल्दी ही, है ना? खैर, तो 1 यूनिट ब्लड में होता है 450 ml। ध्यान देना, ये सामान्य बॉटल है ना? और एग्जाम में यही पूछेंगे। आजकल अलग अलग यूनिट के बॉटल्स आते हैं, पैक आते हैं, जो 300 ml के भी होते हैं। 300 नीचे नहीं होते, 300 के हैं, 400 के हैं, 450 के हैं, 500 के नहीं है। अब डिपेंड करता है कि डॉक्टर किस तरह का यूनिट आपसे लेना चाहता है। एक और लिख देना कि महिलाओं में रक्त की मात्रा कम होती है, रक्त की मात्रा कम होती है। अब इसको ईगो पे मत लेना, है ना? ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर है, नीड नहीं है ज्यादा खून की, है ना? हीमोग्लोबिन लेवल भी आपका डाउन रहेगा और काउंट या क्वांटिटी भी कम रहेगी, है ना? और वो 5.5 नहीं जाता, वो जाएगा 4.5 टू 5 लीटर, ज्यादा कम नहीं है, मतलब वही 400-500 ml का मामला है ना? उतना तो आप नहीं, आगे मैं नहीं बोल सकता, उतना आप जला दोगे किसी और का बराबर हो जाएगा। इट्स वेरी नाइस आइडिया, है ना? कि जितना आप में कम है उतना सामने वाले का जला दो, है? प्रकृति बैलेंस रहती है। तो अगर अगला कह रहा है काहे जला रहे हो? ड्यू टू मैनेज प्रकृति संतुलन की स्थापना, क्या बेटा? है नहीं, 4.5 से 5, 4.5 से 5, है ना? तो ये कुछ फैक्टर है जो कि रक्त में जुड़ा होता है। अब लिखिएगा हेडिंग, रक्त की संरचना। रक्त की संरचना, किसी भी ब्लड को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा होता है ब्लड सेल या कपल्स, जैसे हम कणिका कहते हैं, और एक हिस्सा होता है रक्त में मौजूद होने वाली प्लाज्मा। यह मूलतः येलो कलर की है, प्लाज्मा आमतौर पे पीली होती है, और कणिकाओं के कलर 3 तरह से हैं, तो तीनों अलग अलग कलर दिख जाएंगे। रक्त कणिका जीवित भाग है, लेकिन ये ज्यादा होता नहीं है, ये 40 से 45% तक ही होती है। और जो रक्त प्लाज्मा है ये निर्जीव हिस्सा है, और निर्जीव के साथ साथ ये थोड़ा ज्यादा है, ऑन एवरेज 55 से 60% भाग में पाया जाता है। रक्त कणिकाओं को हम 3 नामों से जानते हैं। एक है RBC, जो कि मूलतः लाल रंग में दिखाई देती है। दूसरी है, नाम से क्लियर है, ये मूलतः सफेद दिखाई देगी। और तीसरा है प्लेटलेट्स, ये मूलतः पर्पल कलर में दिखाई देता है। पर्पल जानते हो? हाँ, ठीक है, काम चला लेना पर्पल के नाम से। तो इस तरह के रंगों में हम उन्हें देख पाते हैं, जिनमें इन कणिकाओं का जो मात्रा है वो कुछ ऐसे है, RBC, प्लेटलेट्स और WBC। तो ब्रैकेट में नीचे ऐसे दिखा देना कि RBC सबसे ज्यादा, प्लेटलेट्स और सबसे कम WBC है, क्योंकि RBC बहुत ज्यादा होता है, ऑन एवरेज 45 से 50 लाख प्रति mm³। प्लेटलेट्स जो है वो 2 से 5 लाख प्रति mm³, और जो WBC है ये 4 से 9 हजार प्रति mm³ है। तो WBC देखो तो हजार में चला गया,
तो बहुत ही कम हो गया ना। और सबसे ज्यादा प्लेटलेट्स है, यानी कि ऑन एवरेज 97 to 98% कौन है अकेले? आर कुमार बीसी। तो ये आरबीसी सबसे प्रमुख है। तो इनको हम बाद में अलग से पढ़ते हैं। अब हम आते हैं सीधे किसके पास? प्लाज्मा। यदि हम प्लाज्मा को अलग कर लें, जैसे मान के चलो कि ये पूरा पूरा हिस्सा ब्लड का था, जिनमें से हमने देखा कि लगभग लगभग 50 या 55% हिस्सा किसका है? प्लाज्मा। ये प्लाज्मा है और ये क्या है? ब्लड सेल्स है, ऐसे मानते हैं। तो मैं इसको अगर सेपरेट कर लूं तो अभी ये है इतना हिस्सा 55, लेकिन जब ये सेपरेट हो जाएगा तो ये खुद ही क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा, है ना? ये तो आप मैथमेटिक्स के माध्यम से जानते हो कि कोई वस्तु अलग हुई तो एक हो गई, एक हो गई तो 100 हो गई। तो इसमें पूरी प्लाज्मा में लगभग 91% तो पानी है। बात समझ में आई? अतः पूरे ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है, ये पूछा गया सवाल है कि रक्त का जो जलीय भाग है वो कौन है? तो जवाब हो जाएगा प्लाज्मा। अब सवाल है आता कहां से है? ये पानी आया कहां से? जवाब है बिस्लरी से। वहीं से आया पागल। जो पानी आप पीते हो वही तो पानी आप पाओगे, और कहां से पाओगे? ये आया नदियों से। बिल्कुल। तो ध्यान देना, प्लाज्मा का जो निर्माण होगा, इसका जो निर्माण होगा वो होगा भोजन प्लस पानी से। सही से पानी पियोगे तो सही से प्लाज्मा बनेगी। पानी कमजोर कर बैठोगे तो प्लाज्मा कम बनेगी भाई, क्योंकि 90% तो प्लाज्मा पानी भरा हुआ है। पता चला 3 दिन से पानी नहीं पियो, खून गाढ़ा हो जाएगा, है ना? ये खून में पानी कमी हो जाएगी। इसलिए समय रहते क्या करना है? पानी को थोड़ा थोड़ा पीते रहना है, प्लाज्मा कमजोर ना होने पाए। थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, कैसा रहेगा? मजा का है भाई, इनको मजा दिला दो। किसको मजा चाहिए? सर वन लाइनर प्रोवाइड करा दीजिए। अच्छा, बीपीएससी का बैच का रिकॉर्डिंग। दीपाली पानी पिया करो, तुम भी नहीं पा रही। राम रे, ये ऋतिक नाम है इनका, ऋतिक कुमार यादव। ऋतिक अगर यहीं से बांध फेंक के मारेंगे ना, घायल हो जाओगे हिरण की तरह। ये किस गाना सुनेगा? हाँ? ले बेटा। पागल आदमी का। चलिए चलिए, अब बचा हुआ जो हिस्सा है वो है अप्रोक्सीमेट 7 से 8%। अभी जो 7 से 8% बेटा, ये है प्रोटीन। भाई देखो, कहीं भी ऐसी कोई बात लिखी पड़ी नहीं है। इतना क्रिटिकल सवाल आपसे नहीं करेंगे वो कि 7, 8, 9, 10 ऐसा नहीं पूछेंगे। बहुत दूरी बना के पूछते हैं, नहीं तो फंस जाएंगे। कारण कि ये एक औसत व्यवस्था है। हो सकता है मेरे प्लाज्मा में 9% हो, वो हमारी व्यवस्था है ना। तो एवरेज के हिसाब से बचा के पूछेंगे, जैसे 2%, फिर 8%, फिर 14%, फिर 10, फिर 12%, ऐसा कर देंगे। तो आप ऑन एवरेज ठीक कर लेना। अब ये प्रोटीन में से एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है एल्बुमिन। एक प्रोटीन है इसी में से जिसका नाम है ग्लोबुलिन। एक प्रोटीन है इसी में से जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन। एक और प्रोटीन है इसी में से जिसका नाम है एंटीबॉडी। ये 4 प्रमुख प्रोटीन है। हालांकि 10 प्रोटीन होते हैं, 2 नहीं होते। ध्यान देना, कितने हैं? लगभग 10 प्लस टाइप के प्रोटीन है प्लाज्मा में, पर सबको लिखना पॉसिबल तो है नहीं। 4 हम प्रमुख याद रखते हैं, इन्हें ध्यान में रखना। तो लगभग 91 और 8 99, तो बचा कितना? 1 से 2% जो भी है न्यूनतम मात्रा में। अब इसमें वो सब कुछ है जो आप सोचते हो, यानी इसमें ग्लूकोज है, इसमें अमीनो एसिड है थोड़ी बहुत मात्रा में, मैं आगे इधर बढ़ा रहा हूँ। इसी में विटामिन है ना? इसी में थोड़ा सा कैल्शियम आयन है, सोडियम है, पोटेशियम है। ये सारे के सारे तत्व इसी में शामिल होते हैं। इसी में थोड़ा सा मैं यही लेता हूँ, हार्मोन्स घूम रहे हैं, यानी कि वो सारे तत्व जो बहुत माइक्रो अमाउंट में होते हैं वो प्लाज्मा में मौजूद हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा है, उसका उत्तर मैं पहले दे दिया कि ये सारी चीज आई कहां से? जवाब है भोजन और पानी से। भाई आप जब दूध पियोगे वहां से प्रोटीन आएगा, वही एल्बुमिन प्रोटीन आके क्या बना लेगा? प्लाज्मा। एक बात क्लियर हुई। तो उम्मीद करता हूं कि प्लाज्मा के बारे में समझ आ गया। एक्चुअल नॉलेज आपने लिख लिया। ऑनलाइन वाले भैया आप भी सही से लिखे हो ना? ठीक, अच्छी बात है। अब हम लौट आते हैं कहां पर? ब्लड सेल के पास। हमारे पास 3 तरह के ब्लड सेल हैं, आर, डब्ल्यू और पी। तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम बढ़ेंगे जिसका नाम होगा रक्त कोशिका या ब्लड सेल। हेडिंग लिखते हैं रक्त कोशिका या ब्लड सेल या कपल्स। ध्यान देना, वास्तव में हमारी जो मोटी हड्डियां हैं, इन मोटी हड्डियों में विशेष तरह का द्रव भरा हुआ है जो कि पीला और लाल रंग में है, जिन्हें हम कहते हैं बोन मैरो या अस्थि मज्जा। ये है बोन मैरो, हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। इनके कलर याद रखना है, लाल प्लस पीला, ये 2 रंग इसमें अवेलेबल हैं। और इसी बोन मैरो में मौजूद होती है एक स्टेम सेल। ध्यान देना, स्टेम सेल को हम कहते हैं मास्टर सेल। और इन कोशिकाओं में इतनी ताकत होती है कि जब इन कोशिकाओं का विभाजन होता है, स्टेम सेल का जब विभाजन होता है, तो इसी के आधार पर नई कोशिका, नए ऊतक व नए अंगों का विकास होता है। ध्यान देना, कितनी का? नई कोशिका, नए ऊतक और नए अंगों का विकास होता है। अतः हमारे जीवन के लिए स्टेम सेल की भूमिका बेहद आवश्यक है। जब ये अविभाज्य होंगी तो ये प्रभावी होंगी, जब विभाजित हो जाती है तो ये नया काम कर देती हैं। तो उस स्टेम सेल जो कि हमारी बोन मैरो में है उसका नाम है हिमेटोपोएसिस स्टेम सेल। और इसी हेमेटोपोएसिस स्टेम सेल का जब विभाजन हो जाता है तो इसी के विभाजन के आधार पर निर्माण होता है 3 व्यवस्थाओं का। उत्तर है किनका किनका? तो जवाब है, एक निर्माण होगा आरबीसी, दूसरा होगा डब्ल्यूबीसी और तीसरा होगा प्लेटलेट।
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लेकिन ध्यान रखना है कि यदि बच्चा भ्रूण अवस्था में है, यानी कि भ्रूणीय विकास के दौरान, ऐसी स्थिति में हड्डियां इतनी मजबूत और क्षमतावान नहीं होती हैं कि वो बोन मैरो बना सकें। तो जब भ्रूणीय विकास होता है, इस दौरान रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है लिवर से। किससे होगा? तो रक्त कणिका का निर्माण यकृत यानी कि लिवर से होता है। यकृत यानी कि लिवर से होगा। जैसे ही बच्चे का विकास हो जाता है और बच्चा अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा, तो लिवर अपने सारे काम ट्रांसफर कर देता है। किसको? बोन मैरो को, है ना? इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो इतना बनाइए कॉपी में, फिर आगे बढ़ा जाए। याद होता जा रहा है? हाँ, लिखते रहिएगा, एकदम हूबहू सवाल यहीं से फंसेगा। तो हम लोग आगामी 15 दिन तक केवल याद करने पर फोकस करेंगे। अगर आप मेरी बात मान जाओगे, ईगो नहीं पालोगे, तो हम आपको काम बनवा ले जाएंगे। बाकी 2-4 लोग ईगोइस्ट रहेंगे, उनसे हमसे कोई खास लगाव नहीं है। क्यों नहीं रहेगा? हाँ भैया, आप ज्यादा परेशान लग रहे हो। अच्छा, बहुत प्यार करते हैं उनसे। क्या नाम भैया इनका? श्रीकांत भैया। हाँ, मगरू ना ना, श्रीकांत भैया हैं, बहुत अच्छे हैं। तो अच्छा सर, आपकी राइटिंग बहुत सुंदर है। वाह। ये व्यंग्य है, ये नॉर्मल है। ठीक, क्या ये बन गया? देखो, तो चूंकि हमने एक बात कही आपको कि भ्रूणीय विकास की अवस्था, ये इसको ब्लॉक करो। तो जो ऑनलाइन मांग रही क्वेश्चन, नरक मचा रखी है। ठीक, अब दोबारा तुम नहीं कहोगे। दोबारा पढ़ाई ध्यान दो। जितनी ऑनलाइन ऑनलाइन को तुम ब्लॉक करो। नाटक करती आके, सर जी फिजिक्स का नोट्स कहाँ मिले? मिलेगा, पहले किसी से गाना सुनाओ। तो मिल जाएगा, है ना? ये हेलो गाइस, देखो ना देखो ना देखो ना। ये वो वाले हैं। ठीक, मिडिल वर्ड। चलो, यहां तक हुआ सबका? ठीक, तब होगा साथ में, चलो मेरे, है ना? तो नीचे की नोट डाल दीजिएगा। लिखिए नोट में, लिखिए भ्रूणीय विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। नोट लिखिएगा, भ्रूणीय विकास की कुल 3 अवस्थाएं होती हैं। भ्रूणीय विकास की कुल 3 अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें क्रमशः एक्टोडर्म, जिन्हें क्रमशः 1 2 3 करके लिखिएगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, जिन्हें क्रमशः एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म कहा जाता है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और जो मेसोडर्म है ना, यहीं से रक्त का विकास शुरू होता है। तो ये बात चिन्हित कर दीजिएगा। तो हमने एक परिचय हासिल किया कि हाउ वी ऑब्टेन्ड द आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, तो विद द प्रोसेस ऑफ द बोन मैरो। और इस प्रक्रिया से हमने हासिल कर लिया। तो आपसे प्लाज्मा पूछा जाएगा तो खाना पानी, और ये पूछा जाएगा तो बोन मैरो। यानी कि सेल का निर्माण इंटरनल प्रोसेस है, प्लाज्मा का निर्माण भोजन पानी है, एक्सटर्नल प्रोसेस है। और दोनों का संयोजन होकर के हमने क्या बना लिया अपनी बॉडी में? ब्लड। जो हम बाहर से खा रहे हैं वो निर्जीव है, जो अंदर से बन रहा है वो सजीव। क्योंकि बाहर से हम ज्यादा खा लेते हैं, इसलिए 55 से 60 पैसा पानी भरे घूम रहे हैं। अंदर से बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है, तो वो फिर 40-45% मामला बन जाता है। अब चूंकि हमें पता है कि हमारे पास ब्लड सेल 3 तरह की है ना? ये तो पता ही है। एक है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक है प्लेटलेट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सबको पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहली हेडिंग डाल दीजिएगा, आरबीसी। इसे कहते हैं रेड ब्लड कर्पल्स, या सेल ज्यादा अच्छा शब्द होता है, ये ध्यान रखना। लिखिए हेडिंग, लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल। लाल रक्त कणिका या रेड ब्लड सेल। तो आरबीसी को हम 2 स्तर पर पढ़ेंगे। पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। लिखिएगा पहली हेडिंग, महत्वपूर्ण तथ्य। पहली हेडिंग डाल दीजिए, महत्वपूर्ण तथ्य। अगर किसी का बोन मैरो काम नहीं करेगा तो क्या लिवर से नहीं, जब हम विकसित अवस्था में आ जाते हैं तो फिर लिवर काम नहीं करेगा, है ना? फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगा। खैर, अच्छा सवाल था। तो एक एक करके इसको देखते हैं। अब आपसे पूछ सकते हैं कि इसका जो अदर नेम है वो क्या है? अन्य नाम। तो लिखिए पहला फैक्ट, अन्य नाम, इसे कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स। दूसरा फैक्ट आपसे पूछ सकते हैं कि निर्माण स्थल क्या होगा? अस्थि मज्जा। एक बात याद रखना, अगर अस्थि मज्जा ना दिया होगा तो अब क्या लगाना है? ओके, यदि ये ना हो तो इधर आ जाना है। इन केस ऑफ इमरजेंसी प्लीहा में डेथ भी होता है, प्लीहा बना भी सकती है, ब्लड बैंक कहते हैं ना इसको। प्लीहा, ये क्या लाएगा? ब्लड बैंक। दूसरा, इसे हम कहते हैं ब्लड प्यूरिफिकेटर या शुद्धिकारक भी कहा जाता है। दूसरा, इसे हम कब्रगाह भी कहते हैं। तो ऐसे कई सारे नाम हैं, इसे ध्यान रखिएगा। प्यूरिफिकेशन या ब्लड बैंक या ग्रेवयार्ड या कब्रगाह। दूसरा आपसे पूछ सकते हैं कि आरबीसी की मात्रा कितनी होती है? तो अभी दिखा गया 45 से 50 लाख प्रति एमएम, इसको बोलते हैं मिलीमीटर। क्या बोलेंगे? मीटर क्यूब। आगे बढ़ते हैं, आपसे और पूछ सकते हैं कि इसका जो शेप है वो कैसा होता है? तो वो होगा बाई कॉनकेव, हिंदी में कहते हैं उभयोतल। क्या कहेंगे? उभयोतल, अवतल अवतल मिला के उभयोतल। इसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि ये बताना कि इसमें केंद्रक की स्थिति क्या है? तो आपको बताना होगा नहीं होता।
यानी कि नील, लेकिन अपवाद है ऊंट व लामा और बिल्कुल नवजात शिशु, नवजात शिशु, इन्हें आप अपवाद में रखेंगे, ठीक है, एक्सेप्शन नहीं है। इनमें आरबीसी के साथ न्यूक्लियस पाया जा सकता है, इनमें आरबीसी के साथ न्यूक्लियस पाया जा सकता है। इतना नोट किया आपने? एक देखो मैं भी तो नोट ही कर रहा हूँ, तो आप मेरे साथ लिखेंगे तो बिल्कुल साथ लिख सकते हैं। इतना धीमे काहे तुम लिख रही हो? अच्छा हम उसको ढके रहते हैं। हाँ, नहीं नील क्या? आगे लिखें ऊंट लामा नवजात शिशु, ऊंट लामा और नवजात शिशु, इनमें नहीं होता है ना, इनमें नहीं होता। इसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि कार्य बताइए। बकरी जानते हो? भेड़ देखा है भेड़? उसी का गर्दन पकड़ के ऊपर खींच दो तो भेड़ की कैटेगरी का जेब्रा, भेड़ की कैटेगरी का लामा होता है, बात खत्म। भेड़ लीजिए और उसका गठरी पकड़ के खींच लीजिए। ओके, ये क्या है? लामा कुमारी। अच्छा लामा, लामा प्रसाद। आगे देखते हैं, अब ध्यान दें, कार्य की चर्चा करते हैं। इसका कार्य है आरबीसी का कि आरबीसी के साथ हीमोग्लोबिन होता है तथा यह ऑक्सीजन का परिवहन अन्य अंगों तक करता है, अन्य अंगों तक करता है। तो ये है इसका बेसिक कार्य। काम करते करते ये मृत्यु की तरफ जाएगा और इसकी मृत्यु होगी स्प्लीन यानी कि प्लीहा में। तो इस तरह से आपको कुछ फैक्ट पूछे जा सकते हैं जो आरबीसी से जुड़े स्तर के रहे हैं। इन्हें आप एक एक करके नोट करिए। तो फिर हम आगे बढ़े। नीचे एक नोट डाल दीजिएगा, लिखिएगा पहाड़ पर चढ़ते समय, लिखिएगा नोट में पहाड़ पर चढ़ते समय, कॉमा तैराकी करते समय, पहाड़ पर चढ़ते समय क्लाइंबिंग, कॉमा तैराकी करते समय, दौड़ते समय, दौड़ते समय अथवा कठिन परिश्रम के दौरान, दौड़ते समय अथवा कठिन परिश्रम के दौरान, दौड़ते समय। तो थोड़ा अच्छे से भाई, इससे अच्छा ना कर पाऊंगा, कोई और रास्ता देख लो। हाँ, मतलब है? हाँ ऑनलाइन चलता है, कुछ भी कह देता है, सही कह रहे हो बेटा। हाँ। अच्छा इसमें अपना नाम भी नहीं लिखा, ये क्या लिखते पता है? केजीएस यूजर। अब जब इनको हम पकड़ने जाते हैं तो ऐसे ही दसियों केजीएस यूजर मिलते हैं। तो ये है हाँ? गुरु अगर तो सामने मिल जाते ना तो इतना लपेट के मारते तो नहीं अभी हम, है ना, कि सुधार आ जाता। ठीक, उस मैंने बट वो बहुत प्यारा व्यक्ति है, उसकी इनकी इच्छा है कि हो सकता है ये और अच्छा पढ़ाते हो, बनाए रखो, है ना। कल बोर्ड का बैकग्राउंड चेंज कर दीजिए, ले थोड़ा इनका बैकग्राउंड चेंज करो तो, इनका बैकग्राउंड हटाओ, ला सर थोड़ा बड़ा बड़ा हाँ चल। तो हम जब इधर बात करें इसका मतलब है कि हम आपको आराम दे रहे हैं, ये हम इंटरटेन नहीं करते हैं बीच में, जैसे होता है ना ये फैक्ट बेस्ड कार्यक्रम बेटा। साइंस ऑलरेडी बहुत टफ सब्जेक्ट, याद करने के लिए माना जाता है, कुछ है नहीं है बिल्कुल दो कौड़ी का। अब मैं पढ़ाता हूँ मुझे पता है कि ये है क्या एग्जैक्टली, साइंस मतलब टेक्नोलॉजी। जब हम मेंस पढ़ाते हैं तो उसका असली वजूद समझ में आता है, बट चूंकि खान सर ने स्ट्रिक्टली बोल रखा है कि आपको कुछ तो पढ़ा के जाना होगा, इसलिए हम इधर आ जाते हैं। हमारे बीपीएससी 2 अध्यापक आते हैं, एक हम एक भरत सर, बाकी कौन आते तो रीजन इस तरह कि मैं जब आया पहली बार तो साइंस पढ़ाने की और कोई था ना, तो खान सर ने बताया कि सर आप दुर्गा को पढ़ा सकते हैं क्या यदि आप ईगो पे ना लें तो। अक्सर यूपीएससी वाले अध्यापक ईगो पे लेते हैं मैं इनको पढ़ाऊं तो उन्होंने कहा सर कोई ईगो नहीं है, बच्चे तो पहले सारे होते हैं और बट केवल आपके यहाँ और कहीं नहीं। तो क्योंकि मैं यहाँ में एक्सक्लूसिव हूँ तो मुझे कोई सुनिए, और मुझे लगता है कि दरोगा हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाता है। हमारे यूपी बिहार में दरोगा मतलब राजा सही बता रहे हैं, मतलब हाँ? इसको बोलते हैं अल्ट्रा प्रो मैक्स। मतलब आप एसडीएम बन जाओ, गांव में कोई रुतबा ही नहीं है, और एक दरोगा बन के डबल स्टार लगा के चले जाओ, जबकि उस एसडीएम के अंदर में सैकड़ों दरोगा घूम रहे हैं, लेकिन उससे कोई पूछेगा क्या बन गए तो पता चलता है एसडीएम ठीक है है ना। जैसे एक दिन हमें हमारे गाँव वाले पूछ रहे हैं, एक लोग अंकल जी थे, बेटा बहुत मेहनत की है लेकिन तुम्हें सरकारी नौकरी ना मिली, मेहनत की होती तो कम से कम लेखपाल लोकपाल निकाल लेते हैं। हमने कहा चाचा तुमको हम खरीद लेंगे, नहीं करेंगे हालांकि मत लेना है ना, अभी यही दाम लगाएंगे तुम्हारा है? नहीं दरअसल लोग क्या लगता है ना कि यह एक ट्यूशन है, तो हमसे पूछ रहे हैं कि 10-20 हजार पा जाते हो। हमने कहा हाँ, जीवन चल रहा है जीवन चल रहा है, चलने देते हैं। तो ये जो नौकरी है बहुत पास है। मुझे याद है कि हमारे गांव में बहुत मैं छोटा था तो एक दरोगा साहब आते थे, तो रात में उनके पास बड़ी सी टार्च होती थी दरोगा के पास, अब तो पता नहीं होती नहीं होती, तो नाइट में तो हमारे गांव के लोग इतना डरते उनसे कि हमारे घर के बगल एक लोग थे तो उनको काका काका लोग बुलाते थे, तो बेचारे पैर नीचे घुस जाते थे। कोई जुर्म नहीं किया उन्होंने, कोई जुर्म नहीं किया, कुछ गलती नहीं है। तो हम एक दिन पूछे उनसे काहे, कहीं बेटवा तुम ना जानते हो दरोगा इतना पावरफुल होते हैं कि ये 6 महीना ऐसे ही बंद कर देंगे ले जाकर है ना। नहीं नहीं बदनाम नहीं है, अब जैसे आजकल सोशल मीडिया का दौर आ गया तो अब तो आपकी शक्तियां लगभग शून्य हो गई। अब तो लोग मोबाइल ऑन करके जाता है ना थाने में, हेलो गाइस मैं थाने आया हूँ ये दरोगा बैठा है ना। अब दरोगा वहां टिमटिमाया हो, हाय दोस्तों, वहां से गुस्सा गया और उसके बाद देखा लाइव है ये निलंबन, रुको हाय गाइस मैं इनका सारा काम कर दूंगा क्योंकि उसने देखा कि उस पे 1000 लोग लाइव हैं, 1000 लाइव चल रहा है,
तो लग रहा है यार भाई कौन कौन मोहम्मद इससे ले आना है उसका, इससे बेहतर है वो कहानी का सारा काम कर देंगे। तो जो ये डिजिटल मीडिया है इसने वाकई में जो पावर है उसे आम इंसान के हाथ में रख दी है। फिर भी दरोगा दरोगा होता है। कभी तो करीमा कैमरा बंद करोगे कभी तो आओगे मेरे दरवाजे हाँ? तो बस दरोगा दरोगा है। तो इसलिए बहुत शानदार जॉब है। आप काम करिए। बस मेरी एक आपको सलाह रहेगी कि इसी में सीमित मत जाना या दरोगा में ही रुक मत जाना। आप इसी भी बड़ा पद है जिसे हम एसएचओ कहते हैं जो बीपीएससी के माध्यम से मिल सकता है। इससे भी बड़ा पद है बेटा, इसको हम डिप्टी एसपी कहते हैं, जिसके अंदर में कई दरोगा होते हैं। तो डीवाईएसपी अगर आप बन गए और हमारे बीपीएससी में बहुत सारे पद हर साल आते रहते हैं, तो आप चूंकि कांसल से इतना पढ़ रहे हो और अपने फाउंडेशन वही किया है जो आमतौर पर बच्चे कर रहे हैं, तो आप वहां पर जब जाइए तो एक ऑनलाइन कोर्स करते रहिए, है ना। ऐसा नहीं कि अभी जीवन हो गया तो माता से पिता नहीं करना है, हो गया एक नौकरी मिली, अपन लोग मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और एक ठप्पा बहुत जरूरी होता है। वहां जाने के बाद एक कल्पना पाल के रखो। मैं 2021-22 की कहानी बताऊं। हम दिल्ली में पढ़ा रहे थे, एक बच्चा था वो यूपी पुलिस में सिपाही था और मुस्लिम संप्रदाय से आते हैं। तो रिजल्ट आया और यूपीएससी का रिजल्ट आया, वो लगातार यूपीएससी का मेंस लिख रहे थे और सिपाही में थे। और जिस दिन रिजल्ट आया वो उस दिन अपने एसपी साहब के बंगले पर काम में लगे थे, ड्यूटी वहीं लगी थी। और जब रिजल्ट आया तो उसका निकल गया आईपीएस में। अब सोचो वो लड़का अभी एसपी साहब के बंगले पर बंदूक लिए खड़ा है और जब फोन जा रहा है तो क्या बन चुका है वो आईपीएस। तो जिस कोचिंग में था वहां के प्रबंधन ने वहां के एसपी को फोन किया और बताया कि आपके सामने जो लड़का खड़ा है वो लड़का आईएएस निकाल चुका है, आईपीएस हो चुका है। तो एसपी साहब बाहर से गए, बड़े सम्मान से उसको बुला के लाए। तो ये दौर है, ये वाकई में अर्श से अर्श का जो दौर है वो है कि एक नॉर्मल सिपाही जो बहुत छोटे स्तर पे है वो सीधे कहां गया आईपीएस। तो बस उसने होप नहीं छोड़ी। तो वही आपको भी करना है कि दरोगा बहुत शानदार नौकरी है, जानदार है, बट बच्चियां जो थोड़ा सा एम्बिशियस हैं, जिनके अंदर महत्वाकांक्षाएं हैं और लगभग सबके अंदर तभी तो यहाँ तक आए हो, तो उस एम्बिशियस को मजबूती प्रदान करना और कोशिश करना कि ट्रेनिंग होते 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 मेंस लिखना शुरू कर दो और एक आध जगह पोस्टिंग जाए तो दोबारा कहीं और न जाने पाए, दोबारा फिर बिपार जाना है ना। तो बिपार जाकर के अपनी तैयारी उधर से करना है, ये तय मान के चलो। तो आपके पास दो दरवाजे हैं, एक ओपन अभी कर रहे हो, एक 1-2 साल बाद कर लेना। बाकी आइए पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो क्या लिखा आपने दौड़ते समय, तो मैं आप लिखिएगा शरीर में आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, शरीर में आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि अधिक ऊर्जा की मांग होती है, क्योंकि अधिक ऊर्जा की मांग होती है, क्योंकि अधिक ऊर्जा की मांग होती है। नोट नंबर 2 लिखिएगा। सोते समय आरबीसी की मात्रा कम होती है, सोते समय आरबीसी की मात्रा कम होती है, सोते समय आरबीसी की मात्रा कम होती है, सोते समय आरबीसी की मात्रा कम होती है और आराम करते समय सामान्य मात्रा होती है, और आराम करते समय सामान्य मात्रा होती है, आराम करते समय सामान्य मात्रा होती है। नोट नंबर 2 डाल देना बेटा इसके नीचे। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 एक बीमारी है जिसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। बेसिकली जो पॉलीसाइथेमिया है इसका मतलब है शरीर में आरबीसी की मात्रा बढ़ जाना। तो लिखिएगा बढ़ती उम्र के कारण, नोट नंबर 2 लिखिएगा बढ़ती उम्र के कारण शरीर में आरबीसी की मात्रा अधिक हो जाती है, शरीर में आरबीसी की मात्रा अधिक होती है, जिसे पॉलीसाइथेमिया कहा जाता 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 है। नोट नंबर 3 डाल देना बेटा। एक बीमारी है सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है इसे ध्यान रखिएगा। आमतौर पर जो आरबीसी है वो बाइकॉनकेव है, क्या है ये? हाँ, बाइकॉनकेव है। लेकिन जब कई बार ये वास्तव में जेनेटिक है, आनुवंशिक है, और जब कभी सिकल सेल एनीमिया होती है तो आरबीसी का आकार इस तरह से हो जाता है, जिसे हम हंसुआ कहते हैं, जिसे अंग्रेजी भाषा में सिकल कहा जाता है। तो बस आकार चेंज हो गया। आकार चेंज होते ही यहां से यहां आने में हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो बहुत डाउन हो गया। अब इसी समस्या को हम नाम देते हैं एनीमिया। क्योंकि ये एनीमिया हुई किस वजह से है? सिकल जैसा स्ट्रक्चर बनने से हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा सिकल सेल एनीमिया। तो लिखिएगा नोट नंबर 3 में सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक रोग है, सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिसमें आरबीसी का आकार हंसुआ के जैसे हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिसमें आरबीसी का आकार हंसिया या हंसुआ के जैसे हो जाता है, जिसमें आरबीसी का आकार हंसुआ के जैसे हो जाता है और हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आ जाती है, और हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आ जाती है, और हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आ जाती है, और हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आ जाती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आ जाती है। ध्यान देना, भारत सरकार नीचे चित्र बना लेना और ब्रैकेट में लिख देना कि 2045 तक क्या करना है इसका उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। 2047 तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है और इसे ठीक करने के लिए भी हाल ही में बिरसा, अरे भाई रुक जाओ, बिरसा 101 स्वदेशी जीन थेरेपी का विकास किया गया है। स्वदेशी जीन थेरेपी का विकास किया गया है। ब्रैकेट में डाल देना बिरसा 101। आपसे पूछ सकते हैं बिरसा 101 क्या है, तो बताना होगा कि सिकल सेल को ठीक करने का तरीका है। बिरसा, भगवान बिरसा के सम्मान में ये नाम दिया गया है, क्योंकि सिकल सेल ज्यादातर शेड्यूल टाइप्स में होता है और भगवान बिरसा शेड्यूल टाइप से संबंधित हैं, तो इसलिए इसका नाम रखा है बिरसा 101। बिरसा 101 स्वदेशी जीन थेरेपी है जिससे हम सिकल सेल को ठीक करेंगे, जिससे हम सिकल सेल को, क्योंकि ज्यादातर सिकल किसमें होता है? एचपी शेड्यूल टाइप में, इसको हम बोलते हैं आदिवासी समुदाय। बिरसा 101 बेटा, बिरसा 101 कहाँ पे? ये, अरे पगला, इसका आकार कैसा होता है? अभी पढ़ के निकले हो। माथा तेज करो ना थोड़ा, ऐसे चोर पकड़ोगे पकड़ने जाएंगे, चोर कहेंगे तू निकल, तू भाग, चोर वही रहेगा और पकड़ लेंगे इसको, असली यार जो पीड़ित उसको पकड़ के जेल में बंद कर देंगे। ठीक हो गया?
तो हमने दो चीज देखी, एक पॉलीसाइथीमिया, एक सिकल सेल एनीमिया। नोट नंबर 4 डाल देना, लिखिएगा। आरबीसी, आरबीसी के आकार में खराबी होने पर, आरबीसी के आकार में खराबी होने पर थैलेसीमिया नामक आनुवांशिक रोग हो जाता है। आरबीसी के आकार में खराबी होने पर थैलेसीमिया नामक आनुवांशिक रोग हो जाता है। आरबीसी के आकार में खराबी होने पर थैलेसीमिया नामक आनुवांशिक रोग हो जाता है। थैलेसीमिया नामक आनुवांशिक रोग हो जाता है। और नीचे ऐसे दिखा देना, ये नॉर्मल आरबीसी है और ये है जो आरबीसी थैलेसीमिया में ग्रस्त है। कुछ बीमारियां हैं जिनमें इंसान अपनी मौत आते देखता है, जिनमें से ये एक है। हाँ, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम भी है जिसमें मौत दिखती है कि सामने से आ रही है। एक और है इसकी, कुछ बीमारियों में हमारा चलता नहीं है, जैसे कि किडनी फेल होना। अब बायोप्सी अगर नहीं हो, आप सोचो जरा कि अगर किडनी फेल हो गई तो आपको पर मंथ मिनिमम 4 टाइम गुड़े 4,000 रुपीज प्लस 20,000 रुपीज फॉर इन क्रिटिकल केयर यूनिट्स। तो 4 चौके 16 और 20 कितना, करीब करीब 36, और प्लस 10 और रख लो दवाई फवाई का, तो 50,000 रुपए अगर पर मंथ है तो आप उसको जिंदा रख पाओगे। जिस दिन ये नहीं होगा उस दिन 12 से 13 दिन बाद मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सोचो कितनी कठिन बीमारी है ये, और उसको हर सप्ताह 4 बार 5-5 घंटे लेटना होगा, और पूरा खून फिल्टर मशीन से होगा। वो जो प्रेमानंद बाबा जी हैं तो उनका किडनी फेल है, तो कई सालों से फेल है, तो इसी पर आधारित है। क्योंकि ये भाई उनका अपना यूट्यूब चैनल है, वहां से पैसा आता होगा, करोड़ों में आता होगा, क्योंकि बहुत व्यूज आते हैं। जैसे लोग सवाल करते हैं ना कि पैसा कहां से पा रहे हैं, तो उसका जवाब है कि भाई इतना बड़ा यूट्यूब चैनल है वो, जिसमें करोड़ों की संपत्ति है। दूसरा, उनके फॉलोअर्स विराट कोहली हैं। अब सोचो कि जिसके फॉलोअर, अब हमारे फॉलोअर, मैं कहता हूं कि हमारे फॉलोअर सूर्य कुमार यादव हो जाए या नॉर्मल कोई रिंकू सिंह टाइप के हो जाए, तो मैं आने जाने करोड़ों रुपए लेना शुरू कर दूं। तो उनके बहुत बड़ी चीज है भाई। विराट कोहली एक इंस्टाग्राम पोस्ट मार देते हैं जिसके कई करोड़ रुपए पाते हैं वो। अरे भाई 7 करोड़ क्या करोगे इसका? 7 से ज्यादा ही पा सकते हैं, तो ठीक है। बट वैसी थैलेसीमिया है, इसमें अगर किसी को हो गया तो उसका हर महीने ब्लड चेंज करना पड़ेगा, और उसे हर महीने ब्लड चाहिए। कितना पैसा लगेगा? बहुत। उसमें तो मान लो फिल्टर करना है, इसमें नया खून चाहिए, यानी किसी से डोनेट करना पड़ेगा। तो जब तक डोनेशन पाएगा तब तक है, नहीं तो खत्म। ये जो ब्लड बैंक वगैरह बन रही है इसी बीमारियों से लड़ने के लिए बन रही है, कि हम ऐसे कई सारे थैलेसीमिया, जैसे कल खान साहब मिले तो उन्होंने प्रण किया है कि हम अपनी पहली जो किडनी ट्रांसप्लांट 2027 लास्ट तक करने वाले हैं, किसी ऐसे व्यक्ति करेंगे जो कि बहुत गरीब व्यक्ति होगा, मजदूर होगा, रिक्शा चालक होगा, जिसको बहुत मुश्किलें जा रही हैं, जिसके जीवन में कोई नहीं है, तो वहां से हम लोग अपना शुभारंभ करेंगे और एक नई दिशा में उसको लेके चलेंगे। तो ये सब बहुत हित के कार्य हैं, और ईश्वर खान साहब को हमारे क्षमता प्रदान करे ऐसे कार्यों के लिए, और हम सब उसके लिए दुआ करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमने आरबीसी में देखे। ये एक पॉइंट है हीमोग्लोबिन, लिखिए हेडिंग हीमोग्लोबिन। अगर ये कोई हीमोग्लोबिन है तो अपनी पीठ पर ये मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो नीचे एक पॉइंट लिख देना कि हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हीम लौह वर्णक तथा ग्लोबिन प्रोटीन तथा ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ यौगिक है। ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ यौगिक है जिसका मुख्य कार्य, ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ यौगिक है जिसका मुख्य कार्य विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। जिसका मुख्य कार्य विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। जिसका मुख्य कार्य विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। जिसका मुख्य कार्य विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। अब ध्यान देना, ब्रैकेट में लिख देना कि एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है मूनफील्ड, जिन्होंने इसे सबसे पहले बताया था। हीमोग्लोबिन में 3 अभिक्रियाएं आपसे पूछी जा सकती हैं, तो ऐसे लिखेगा अभिक्रिया। एक है Hb को हम हीमोग्लोबिन मानते हैं, और जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो पहली अभिक्रिया लिख देना, और ये जो हो रहा है इसी को हम कहते हैं सामान्य श्वसन प्रणाली। हम लोग हमेशा यही कर रहे हैं कि हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के जीवन चला रहे होते हैं। कई बार हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर बैठता है और बना लेगा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। और तीसरा हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया कर बैठेगा और बना लेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन 3 लोगों से अभिक्रिया करता है, कार्बोक्सी, कार्बामिनो और ऑक्सी। तो अब जो अच्छी बात है वो ये है, अच्छी बात ये दोनों नहीं, यहां तक तो ठीक है, हजम है, बट यहां तक हजम नहीं है। नीचे नोट डाल दीजिएगा, हाँ बना लीजिए। क्या हुआ? अरे ठीक है, मोबाइल फोन है तो बजेगा ही, कोई दिक्कत नहीं। अब सबके पास होगा मोबाइल फोन ना, ठीक। अब कभी से कभी भी फोन आ सकता है क्षेत्र से, यहाँ पर लास्ट पड़ी आओ। तो आपको जाना पड़ेगा ना, हो सकता है फोन करके यहाँ लास्ट करी आओ।
तो आप जाओगे ना, ठीक हो गया। तो नीचे नोट डाल देना, लिखिएगा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से तुलनात्मक रूप में, हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से तुलनात्मक रूप में, हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से तुलनात्मक रूप में 200 से 250 गुना तीव्र अभिक्रिया करता है। हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से तुलनात्मक रूप से 200 से 250 गुना तीव्र अभिक्रिया करता है। 200 से 250 गुना तीव्र अभिक्रिया करता है और शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बहुत नीचे चला जाता है, और शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बहुत नीचे चला जाता है, शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बहुत नीचे चला जाता है। इसलिए देखा होगा भी ये खबर है, वो लड़का अंगीठी जला के कार में सो गया था, तो मरा हो पाया गया, कारण कि अंगीठी के धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान देना, अंगीठी मतलब कोयले वाला एक आता है इतना बड़ा, है ना, जब कभी आप वही ठीक आप कहते हो, जब आप कभी जम्मू एंड कश्मीर जाएंगे तो एक कपड़ा है फिरन, तो वो फिरन जो होता है वो ऊपर से ओवरकोट टाइप का है, तो जब आप उसको ओढ़ लेंगे तो वो पूरा बॉडी कवर कर लेता है और हमारी बॉडी से इतना बड़ा बाहर निकल रहेगा। तो अब वो फिरन एक तरीके से सॉल है, क्योंकि सॉल ओढ़ने में बहुत टफ होता है, बार बार गिर जाता है, तो वो लोग फिरन लगाते हैं, यहाँ कमर में एक पेटी बांधते हैं और उसी पेटी पे छोटा सा अंगीठी होता है गोईठी, उसको लगा लेंगे, उसमें कोयला जलता रहेगा क्योंकि तापमान बहुत कम होता है, तो अब उसे वो हमेशा लेकर के चलते रहते हैं, अपना हाथ सेक लिए या पानी गर्म कर लिए, हालांकि सुरक्षा में रहते हैं, ऐसा नहीं पता चला उलझ के गिर जाए ऊपर, बड़ी बड़ी मैया होना शुरू हो जाए, तो ऐसा नहीं करते वो। तो उसी को हम कोयले वाली अंगीठी को अंगीठी मान रहे हैं। अब एक और तरीका है जो हमारे पास आजकल चलता है, इलेक्ट्रिक हीटर। तो इलेक्ट्रिक हीटर कैन नॉट प्रोड्यूस द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नॉट हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। ये हार्मफुल तो है बट ऐसा नहीं कि मार डालेगा, ये मॉइस्चर खत्म करता है, जैसे स्किन का जो पानी है वो खत्म। या तो एक काम करो कि अगर आपको रात भर, पहली बात तो चलाना नहीं है, सोचा वो भी नहीं होता, लेकिन आपको रात भर जलाना है तो आप कमरे में एक गीला कपड़ा रख दें, जिससे कि वो मॉइस्चर खींचे कहां से, गीले कपड़े से। फिर भी अब इतना नाटक कौन करे, ठंडी महीने में जाओ एक तो तौलिया गील करके टांगों से लाख गुना बेहतर रजाई के अंदर जाके गर्म हो जाओ। भाई बेस्ट तरीका है। नाश्ता कह रहे अकेले करें। बहुत पागल आदमी है। ठीक है, पढ़ाई करो, पढ़ाई जो आप सोच रहे हो उसके लिए मेहनत लगती है। ठीक, सर चौकीदार का फार्म आ गया, कह रहा है चौकीदार का फार्म आ गया, भरो छूटने ना पाए, हम तो पहली बार एग्जाम देंगे। ठीक है, तो नीचे लिखना अतः, अतः, अतः बंद कमरे में अंगीठी जलाने से बचना चाहिए। अतः बंद कमरे में अंगीठी जलाने से बचना चाहिए। अंगीठी ऐसे लिख दो हिंदी में, नहीं गोएठा नहीं लिखना। बंद कमरे में अंगीठी बचाने से जलना, सॉरी जलने से बचना चाहिए। तो ये रहा कुछ बातें जो हमने आरबीसी में समझी। अब की हेडिंग डब्ल्यूबीसी, लिखिए हेडिंग डब्ल्यूबीसी और लिखिए प्रमुख तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे वहां देखा गया वैसे यहां ध्यान देना। इसका जो अन्य नाम है वो है, बताओ जरा, ल्यूकोसाइट। इसका जो निर्माण होता है वो सेम वहीं से होगा, अस्थि मज्जा, बोन मैरो। इसकी जो मात्रा होती है वो है 4000 से 9000 प्रति mm क्यूब। इसका जो आकार है वो कोई निश्चित नहीं है, नहीं क्लियर नहीं है। दूसरा और क्या पूछा गया था? हाँ अच्छा, केंद्रक की स्थिति, उत्तर है होता है, पूरी तरह से विकसित है। इसके बाद रंग है तो सफेद है, कार्य है रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास, क्षमता का विकास कर रही है, और मृत्यु है सेम वही प्लीहा में, स्प्लीन या प्लीहा। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसको लिखिए। इसके बाद लिखिएगा डब्ल्यूबीसी के प्रकार, इतना लिख लो पहले, लिखिए हेडिंग डब्ल्यूबीसी के प्रकार। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अगली क्लास है कोई अब, तो आप अगली क्लास को ज्वाइन कीजिए। मैं अब आपसे कल मुलाकात करूंगा। थैंक यू। तो हम लोगों ने कल शुरू किया था जीव विज्ञान, और टॉपिक का नाम था ब्लड, याद है? और हम लोगों ने कल प्लाज्मा देखा था, और दूसरा ब्लड सेल के बारे में जानकारी हासिल की गई थी। थोड़ा बात तेज करना भाई। और ब्लड सेल में 3 थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिनमें हम लोगों ने अपने अध्ययन को संपन्न कर लिया है आरबीसी, और हमने स्टार्ट कर दिया था डब्ल्यूबीसी। हम लोगों ने डब्ल्यूबीसी के फैक्ट देख लिए थे और पहुंच गए थे डब्ल्यूबीसी के टाइप को देखने के लिए, यानी कि प्रकार। तो आज यहाँ से आगे चलते हैं। जो लोग ऑनलाइन हो गए भाई, अरे ये तो बताते कहे नहीं हो, हैं ऑनलाइन वाले खोपड़ी खा लेंगे हमारी। भैया कुछ पढ़ाया नहीं है अभी। कर पा क्या है जी? ऑलरेडी क्लास लेट है 45-15 मिनट, फिर भी तुम नहीं चालू किए थे। अरे नेटवर्क गड़बड़। अब मैं 2 बजे से वेट कर रहा हूँ इनका कि मुझे ले चलो, पता चलिए गाड़ी अभी पहुंची नहीं है। मेरे पास गाड़ी पहुंच रही है 2:22 पे। हम कब पहुंचे हैं? 2:50, क्योंकि लंबा है ना वो बोरिंग रोड। और हाँ ठीक है, ऑन एवरेज ठीक हम निकाल लेंगे भैया, रहने दो, गर्म रहने दो। अरे ठंडा हो जाएगा उसमें, बंद कर दो बस ऐसे, पानी ठंडा हो जाएगा ना उसमें, ठंडी बहुत है बाहर। ठीक है, बताना भाई। हाँ हाँ, और हाल चाल बताओ आप लोग। हाँ सब बढ़िया है, बहुत ठंडा मारा है।
चल जाएगा तो बताना। और बताओ। हाँ? तो क्या चला है? ई का है? अच्छा, कुहासा? अच्छा, अच्छा। क्या कहना है? कुछ कह रहे हो आप भाई? अच्छा, बालकनी में बैठे हो? ये कैसे आप इतने लंबे हो कि किसी और बैठे हो? हैं? अच्छा, ये बेंचिया बैठा हुआ है। ये यही दरोगा जब बनते हैं, तो जनता को परेशान करते हैं। ये हैं? नहीं, लक्षण उनके बैठने से तुम निर्धारित नहीं कर सकते हो। वो लेट के पढ़े, लेकिन अगर दरोगा निकाल देंगे तो लोग कहेंगे बहुत अच्छा इंसान था। है ना? अगर आप बीड़ी पियो और सिलेक्शन हो जाए दरोगा में, तो लोग कहेंगे कि बीड़िया में बादाम डाल के पीता था। क्या करता था? बीड़ी खोल देता था और तम्बाकू निकाल के उसमें बादाम डालता था। और अगर आप ज्यादा नहीं 10 दिन तक ब्राह्मी बूटी पियो और बादाम खाओ, मुनक्का छुहारा सब खाओ, तो फेल हो जाओगे। तो कहेंगे गोबर खाता था, कुछ नहीं था। है ना? किसी काम का नहीं है। तो दुनिया अंतिम रूप में आपका रिजल्ट देखती है। वो ये नहीं देखती कि आपने साध्य कहाँ से लाया, ये जो आपका साधन है वो क्या है। तो कोशिश करिए कि आपको मैं बताऊं कि अभी बीपीएससी का जो रिजल्ट आया 70 का और इंटरव्यू वाले बच्चे हैं, हम ऐसे ऐसे छात्रों को देख रहे हैं जिनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि इनका भी इंटरव्यू होगा। वही छात्र इंटरव्यू दे रहे हैं और जो बहुत चपर चपर कर रहे थे, होता तो 4-10 नेता क्लास में होते हैं, वो अपने आप को एचओडी मानते हैं। उनको ये नहीं पता कि हम दुनिया में जीवन में 12-13 साल लगा के यहाँ बैठे हैं। पागल समझो। तो वो 10-12 होते हैं, उनमें से एक का ना निकला। तो जब नहीं निकलता तो अगले साल वो फिर मिलते हैं। इतने सीधे हो जाते हैं वो। उनसे पूछो भैया क्या हाल चाल है? अरे सब ठीक। भैया हो गया? सारा हो गया? ठीक है। ऑनलाइन वाले भैया हम आपके चक्कर में पढ़ा नहीं रहे थे, इन लोगों से हाल चाल ले रहे थे, आइए पढ़ाया जाए, देखो अभी क्या रही है। दरोगा साहब, चोर के जाने के बाद पुलिस आई। ये वो वाले हैं। चोरी हो जाने के बाद। बहुत पहले हमारी कक्षा में ट्रांसलेशन होता था ये, आपने किया है क्या? अच्छा, अच्छा। तो चोर के आने से नहीं, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। ये चोर आप तक मिला ना, वो भागता ही चला गया। खैर, ये वही पुलिस है। ये ये जब पुलिस दरोगा बनेगी तो यही करेंगे। चलो, तो आइए शुरुआत करते हैं। भैया हो गया ना? अभी तुम लग नहीं रहे हो, है ना? इनकी जो सहायता है सही नहीं लग रही है। नहीं मतलब मैं पढ़ाऊं? पक्का? ठीक है, चलो। हाँ, दोबारा ना इनकी देखो बफरिंग आ रहा है इधर तो। अरे यही फेंक मारेगा ना, सीधा छेद हो जाएगा, बता रहे हैं। चलिए, झूठ का कहता है हो गया। क्या कह रहा है? दिल ना दिया, ले बेटा। चलिए, ये सर, चलिए। तो हम लोगों ने कल देखा था टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो दो तरह का डब्ल्यूबीसी होता है, अपनी कॉपी में नोट करते चला। एक होता है जिसे हम कहते हैं ग्रेनुलोसाइट, या हिंदी में कहते हैं कणिका युक्त, और दूसरा होता है ए ग्रेनुलोसाइट, या इसे कहते हैं कणिका रहित। तो अपनी कॉपी में ऐसे दो हिस्सा विभाजित कीजिएगा। कणिका का यहाँ पर ऐसा है छोटे छोटे पार्टिकल्स की अवेलेबिलिटी, और इस कणिका युक्त वाले में 3 प्रकार के होते हैं डब्ल्यूबीसी। एक होता है बेसोफिल्स, दूसरा होता है न्यूट्रोफिल्स, और तीसरे होते हैं इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स। और जो कणिका रहित वाले होते हैं, ये दो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लिम्फोसाइट, और दूसरा होता है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो ये 5 कैटेगरी अपनी कॉपी में बांटिएगा। 5 कैटेगरी अपनी कॉपी में बांटिए। अब हम थोड़ा थोड़ा पांचों को समझेंगे। अलग से लीजिएगा बेसोफिल्स, अलग से लिखिए बेसोफिल्स, अलग से ग्रीन डाल देना बेसोफिल्स, और लिखिएगा यह प्रतिरक्षा प्रणाली, यह प्रतिरक्षा प्रणाली की शुरुआत है, यह प्रतिरक्षा प्रणाली की शुरुआत है, स्टार्टिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये पहला पॉइंट, यह प्रतिरक्षा प्रणाली की शुरुआत है। बिंदु वाले लिखना, पैरा मत बनाना। प्रतिरक्षा प्रणाली की शुरुआत है। नंबर 2 लिखिएगा शरीर में प्रवेश कर चुके, शरीर में प्रवेश कर चुके हानिकारक सूक्ष्म जीव, शरीर में प्रवेश कर चुके हानिकारक सूक्ष्म जीव के संदर्भ में एलर्जी उत्पन्न करता है। हानिकारक सूक्ष्म जीव के संदर्भ में एलर्जी उत्पन्न करता है, मतलब कि फ्लू हो जाएगा इनकी वजह से, या लाल दाने आ जाएंगे शरीर पर, है ना? ये एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं। यानी कि बॉडी में कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश किया तो पहला ही सिम्टम्स हम ये देखते हैं कि हमें छींक आएगी, या फीवर आना शुरू हो जाएगा, या लाल दाने आ जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तो बेसिकली ये होना अच्छी बात है। ये बताता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्टार्ट है, काम कर रहा है। इसलिए इसको हम अलार्म सिस्टम क्या बोलते हैं? अलार्म सिस्टम। एक और नाम लिख दीजिएगा, इसे शरीर का अलार्म सिस्टम कहा जाता है। अलार्म सिस्टम कहा जाता है। शरीर का अलार्म सिस्टम कहा जाता है। शरीर का अलार्म सिस्टम कहते हैं। शरीर का अलार्म सिस्टम कहा जाता है। एक और ध्यान देना कि अपना जो शरीर है उसमें जब तक ब्लड इनर कंडीशन में होगा, यानी कि नसों में होगा या ब्लड धमनी में बह रहा होगा, तो ब्लड का ऐसी स्थिति में थक्का नहीं बनता। इसके पीछे का रीजन है कि ब्लड में विशेष तौर का एक एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर पाया जाता है जिसको बोलते हैं हेपेरिन, है ना? तो हेपेरिन का जो निर्माण हो रहा है, या कई बार उसको हम वारफेरिन के भी नाम से जानते हैं, तो हेपेरिन या वारफेरिन, तो वास्तव में हेपेरिन या वारफेरिन का जो जन्म होता है उसके लिए बेसोफिल्स रिस्पॉन्स करता है। नीचे नोट डाल दीजिएगा, नीचे नोट लिखिएगा, लिखिए हिपेरिन, हिपेरिन
या वारफेरिन, हेपेरिन या वारफेरिन एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जिनके निर्माण में बेसोफिल्स भूमिका निभाता है, जिनके निर्माण में बेसोफिल्स भूमिका निभाता है, जिनके निर्माण में बेसोफिल्स भूमिका निभाता है, जिनके निर्माण में बेसोफिल्स भूमिका निभाता है। तो ये कुछ नॉलेज रहा बेसोफिल्स का। नंबर 2 लिखिएगा न्यूट्रोफिल्स, नंबर 2 लिखिएगा न्यूट्रोफिल्स। ध्यान देना कि सभी अगर हम डब्ल्यूबीसी को 100% मान लें तो उनमें लगभग 60% अकेले कौन होगा? न्यूट्रोफिल्स, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी इज न्यूट्रोफिल्स। तो पहला पॉइंट डाल देना कि सबसे अधिक मात्रा का डब्ल्यूबीसी है, ये सबसे अधिक मात्रा का डब्ल्यूबीसी है, सबसे अधिक मात्रा का डब्ल्यूबीसी है। और ब्रेक करना 55 से 60%, 55 टू 60%, 55 से 60%, 55 टू 60%। और दूसरा लिखिएगा, नंबर 2 लिखिएगा, यह विशेष प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है, यह विशेष प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है और सामान्य सूक्ष्म जीवों को समाप्त करता है, सामान्य सूक्ष्म जीवों को समाप्त करता है, विशेष प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है और सामान्य सूक्ष्म जीवों को समाप्त करता है। इसलिए इसे कहेंगे मिलिट्री पावर ऑफ द बॉडी, इसे कहा जाएगा मिलिट्री पावर ऑफ द बॉडी, इसलिए इसे कहेंगे मिलिट्री पावर ऑफ द बॉडी, इसलिए इसे कहेंगे मिलिट्री पावर ऑफ द बॉडी, मिलिट्री पावर ऑफ द बॉडी। मिलिट्री का काम ही है ना कि दुश्मनों को मारना, तो इसका भी काम है शरीर के दुश्मनों को मार दो, तो इसलिए इसका नाम देगा। नंबर 3 लिखिएगा इओसिनोफिल्स, नंबर 3 लिखिएगा इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स, नंबर 3 है इओसिनोफिल्स। तो इसका काम ये होता है कि बेसोफिल्स ने जो एलर्जी उत्पन्न की है उस एलर्जी को ये मेंटेन करेगा, ठीक कर देगा। तो पहला काम है कि शरीर में उत्पन्न एलर्जी को ठीक करना। लिखिए नंबर 1, यह शरीर में उत्पन्न एलर्जी को ठीक करता है, शरीर में उत्पन्न एलर्जी को ठीक करता है, शरीर में उत्पन्न एलर्जी को ठीक करता है, शरीर में उत्पन्न एलर्जी को ठीक करता है। अब यहाँ पर ध्यान देना बोर्ड की तरफ, कई बार क्या होता है कि जो इओसिनोफिल्स के कण होते हैं, इओसिनोफिल्स कण की संख्या बढ़ जाती है, इनका नंबर बढ़ जाएगा और जैसी संख्या बढ़ेगी एक प्रॉब्लम उत्पन्न होता है जिसे कहा जाता है इओसिनोफिलिया, इओसिनोफिलिया, जिसको हम आम भाषा में इस्नोफिलिया कहते हैं, बेसिकली वो इओसिनोफिलिया है। और इसका जो लक्षण है, ऐसे बनाते रहना नीचे, हर बात जरूरी नहीं कि हम लिखाएं, आवश्यक ये है कि आप नीचे फिगर भी बनाते रहो। इसके लक्षण होते हैं सांस फूल जाती है और बुखार बना रहेगा, है ना, और दाद अथवा खुजली की संभावना बन जाती है ना। तो ये विशेष लक्षण है। इनको इकट्ठा अगर कहें तो ये कहलाता है हे फीवर, इन्हें हम मूलतः हे बुखार कहते हैं, हे फीवर या हे बुखार। तो ये कॉपी में फिट कर लेना कि इओसिनोफिल्स कण ज्यादा हो गए हैं, संख्या में ज्यादा हो गए तो बीमारी हुई इओसिनोफिलिया, लक्षण ये हमें दिखाई दिए। और नीचे एक नोट डाल दीजिएगा कॉपी में, ऐसे लिखिएगा घाव भरने के लिए, घाव भरने के लिए इओसिनोफिल्स कण सहायक होते हैं, घाव भरने के लिए इओसिनोफिल्स कण सहायक होते हैं, घाव भरने के लिए इओसिनोफिल्स के कण जो होते हैं वो सहायक होते हैं, घाव भरने के लिए इओसिनोफिल्स कण सहायता करते हैं, इओसिनोफिल्स कण सहायता करते हैं। तो ये कुछ सामान्य सी जानकारी रही इन तीनों की, जिनको हमने जाना कि ये कणिका युक्त है, यानी कि बेसो, न्यूट्रो और इओसिनो। अब हम चलते हैं इन लोगों के पास जिनका नाम है लिम्फो और मोनोसाइट। तो अपनी कॉपी में हेडिंग डाल देना लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। हमारे चेस्ट के पास, यानी कि अगर ये रमेश है तो यहाँ पर एक ग्रंथि होती है थाइमस। कौन सी ग्रंथि? थाइमस। तो बेसिकली एक तंत्र अपनी बॉडी में डेवलप है, इसको बोलते हैं लिम्फैटिक सिस्टम। भाई हल्ला मत करो यार, आराम से सुनो, क्योंकि आपके पास पहले से है तो आप केवल सुनने पर फोकस करें, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि आपको एक बार लिखने से याद हो जाए, पॉसिबल नहीं है, ये साइंस होता है। तो साइंस की सबसे बड़ी खामी क्या है कि आप लाख इसको पढ़ लीजिए, जब तक दोहराओगे नहीं और बार बार रिपीट नहीं मारोगे तब तक नहीं हो पाता है ना। तो इसका एक ही तरीका है कि दोहराइए बैठ करके। तो यहाँ से क्लास से हटिए, जैसे कल की जो क्लास थी यदि वो आज याद है तो यहाँ आना सफल है, सब कुछ ठीक है। कारण कि ये सच है कि हम समय रहते पूरा कर लेंगे, और जब समय रहते पूरा हो जाएगा ये भी सच है कि सवाल यहीं से आएगा, दो राय नहीं है, इक्का दुक्का होना ना आ सके तो उसकी गारंटी मेरी नहीं है, लेकिन 90% गारंटी तो है ना हमारी। तो अगर इतनी गारंटी है तो फिर एक काम ही करें कि 2 घंटे जो बैठ रहे हैं, 2.5 घंटे जो भी समय मिला है उसको हम एकदम फाइनल करके जाएं, यही खत्म करना है ना। अब घर जाओ तो और भी से उठाओ जो आपके पूरे हो चुके हैं, उन पर दोहरा करो, अपने हाथ में ही सब कुछ है, जीवन बनाना भी और जीवन ना बनाना। नहीं बिगाड़ना क्या, जीवन कोई बिगड़ता नहीं है जीवन कैसे बिगड़ सकता है? जीवन बन चुका है ना, माता पिता ने मुझे इतना बड़ा कर दिया, हो गया काम। जीवन बनाना या ना बनाना हमारे जिम्मे पर है, तुरंत बिगाड़ने लगता है। बिगड़ना तो कुछ है ही नहीं ना, हम सांस ले रहे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है? सांस ले रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आप पैरों से चल पा रहे हैं, तो ईश्वर ने इतना तो दिया है हमें। तो किसको हम कभी ये कहते हैं कि जीवन बिगड़ा हुआ है तो मुझे लगता है कि फिर ऊपर बहुत दुख होगा, एक आदमी गुस्से में आके कहीं खुद में बिगाड़ दे। इसलिए बेहतर है कि हमें उन्हें धन्यवाद देना है कि सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, बट हम उसको और बेहतर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये लगे हुए हैं। तो बस अभी समय है अपने पास 18 तक है ना, तो यही जो आपका क्रिटिकल टाइम है। जैसे अभी बैच में इतने लोग थोड़ी रहे होंगे, इसमें पूरा फुल रहा होगा, मैंने देखा नीचे चलती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बट जैसे अभी आप आधे से भी कम लोग हो, इसका बड़ा रीजन ये ऐसा थोड़ी ना कि जो नहीं आ रहे हैं वो पागल हैं, वो कहीं बैठे हैं, तो कहीं बैठ के वो आपको कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं।
कारण कि जब एग्जाम बिल्कुल मुहाने पर होता है ना तो बेचैनी बढ़ती है। तो अपन को क्या करना है, इसको दो रूप में निकालना है। एक तो हम मास्टर हैं, हमारा काम पढ़ना है, वो पढ़ा रहे हैं। दूसरा आप इसे मान लो मैं लाइब्रेरी में बैठा हूँ या बैठी हूँ और इस 2 घंटे में हमें साइंस को रिपीट मार देना है, ठीक है? तो जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, कितने लोग पहली बार पढ़ रहे हो? हमसे अच्छा इतने लोग हैं तो पहली बार पढ़ रहे हैं। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो अपना नोट्स ही बनाएं और घर जाके डबल मेहनत करें, रिपीट मारें, है ना? और यहाँ तभी आए जब याद हो जाए। मतलब याद के भी आ सकते हो लेकिन ये अच्छा क्रम नहीं होगा ना, लेकिन अब नहीं होगा तो पढ़ाएंगे इसको, 2 लोग थोड़ी पढ़ेंगे। तो प्रयास करो कि याद करके आओ यहाँ पर, ठीक है? चलो, तो जो थाइमस ग्लैंड होती है ये एक तरीके से विशेष तौर का प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है और इसके निर्माण में इससे निकलने वाला एक हार्मोन है जिसका नाम है थाइमोसिन हार्मोन। अब आप कहोगे अचानक इस ग्रंथि को बताने के पीछे का मामला ये रहा कि थाइमस ग्लैंड जो होती है वो लिम्फोसाइट को पैकअप देती है, पावर देती है। देखो, लिम्फोसाइट 2 प्रकार से होते हैं, एक होते हैं लिम्फोसाइट टी और एक होते हैं लिम्फोसाइट बी। बेसिकली लिम्फोसाइट टी और बी इतने एडवांस लेवल के इम्यून पावर हैं कि ये ना हो तो हम इस धरती पर ही नहीं सकते। लिम्फोसाइट टी के निर्माण के लिए, लिम्फोसाइट टी को सुरक्षित तरीके से पूरा प्रैक्टिस कराने के लिए जिम्मेदार है ये थाइमस ग्लैंड। ये थाइमस ग्लैंड इसको सपोर्ट करती है और कहती है कि आपका काम है कि आप बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप करो। लिम्फोसाइट टी को एक नाम दिया जाता है, इसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। क्या कहेंगे? एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम कहा जाता है और इसका काम है बनाते रहना, शरीर में प्रवेश कर चुके सूक्ष्म जीवों की पहचान पहचान व क्षमता स्पष्ट करना। बेसिकली अगर इसको हम एक भाषा में कहें तो इन्फो, क्या जो ना, इन्फॉर्मेशन। ये बस पूछ रही है कि भाई तुम आए हो तो क्या हालचाल है तुम्हारा, ठीक है? कौन सी बीमारी पैदा करोगे? मैं कैंसर पैदा कर दूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये लड़ेगी नहीं। ये पूरा का पूरा जानकारी ट्रांसफर करेगी किसके पास? लिम्फोसाइट बी के पास। लिम्फोसाइट बी को कहते हैं पूर्ण प्रतिरक्षा प्रणाली और यहां से एंटीबॉडी का विकास होता है। एंटीबॉडी का विकास होता है जिसमें वो पावर होती है कि ये सूक्ष्म जीवों को मार दे। ध्यान देना, अगर हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म जीवों का, इन सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है एंटीजन। एक नाम देंगे, क्या कहेंगे? एंटीजन। और कैसे एंटीजन? बाह्य, क्या कहेंगे? एक प्रकार से बाह्य एंटीजन होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अब हमें बैक्टीरिया बीमार करता है तो बैक्टीरिया को हम नाम देंगे बाह्य एंटीजन। वायरस बीमार करता है तो इसका नाम देंगे बाह्य एंटीजन। प्रोटोजोआ बीमार करता है तो इसको भी हम कहेंगे भाई तुम तो बाह्य एंटीजन हो। तो इन्हीं बाह्य एंटीजन के खिलाफ इसका विकास किया, एंटीबॉडी का। तो किसके खिलाफ? एंटीजन के खिलाफ, एंटीजन के खिलाफ। और लिम्फोसाइट की खासियत क्या है? यह सबसे छोटा व सक्रिय डब्ल्यूबीसी है। सबसे छोटा व सक्रिय डब्ल्यूबीसी है। सबसे छोटा व सक्रिय डब्ल्यूबीसी है। इतना अपनी कॉपी में फिट कीजिए। तो क्या महसूस कर रहे हो कि इसकी भाषा की आवश्यकता तो लग नहीं होगी क्योंकि वो सारी बात हम लिख दे रहे हैं नीचे। तो अब आपसे पूछा जाए कि लिम्फोसाइट टी का एक और नाम बताओ और बी का? पूर्ण प्रतिरक्षा प्रणाली, कंप्लीट इम्यून सिस्टम। क्या कहेंगे? कंप्लीट इम्यून सिस्टम। कई बार क्या होता है कि एक बीमारी है एचआईवी, है ना? तो जब एचआईवी का, अभी मैंने सुना कि मुसल्लपुर हार्ट साइड में, तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज का कि ये बीमारी बहुत जहर चीज है ना, कभी ठीक ना होती। तो कभी भी पहली बात तो 2-3 जगह आपको ध्यान रखना है। एक तो अगर बाहर आप नाई की दुकान पे जा रहे हो तो बाल काटने के बाद उसको स्लाइस कराओ काटने से पहले, और दूसरा उनके रेजर ब्लेड के नए ब्लेड अपने सामने देखो भाई अपने। दूसरा इंजेक्शन के इस्तेमाल के दौरान भी ध्यान रखो और तीसरा किसी अवैध गतिविधि में शामिल ना हो, है ना? बेहतर होगा क्योंकि देखो है क्या कि आपका उम्र है एक ऐसा जिसमें आप संभलते नहीं हो। ऐसी उम्र में जब शादी विवाह हो जाने की तैयारी कर रहे हो तो चीजें डिस्टर्ब तो होती हैं, नेचुरल काल है ये। बट आपको अपने घर की भी तो हालात देखनी है। हमारा जो संस्कृति है, हमारे घर का जो अपना एक वर्चस्व है, वो भी समझना है कि हमारा, हमने कुछ तो घर से अपने व्यवहार सीखे हैं ना, तो उनको हमें ध्यान में रखना है क्योंकि ये ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसको हो जाता है कितना लाख हम कह दें कि इसके साथ भेदभाव ना करिए। बट मैंने देखा है कि जिसको एचआईवी का प्रभाव उसके लोग बदल ना बैठता, जबकि दुनिया को पता है खांसने से, किस करने से या हक करने से, साथ भोजन करने से, साथ सोने से एचआईवी नहीं फैलती, केवल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है ये, या माँ से उसके बच्चे को या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ही ये बीमारी होती है। तो अक्सर ये समस्याएं हैं जैसे, और सेक्सुअली में दोनों हेटेरो एंड होमो बोथ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है ये। जैसे होमोसेक्सुअलिटी में भी हो जाती है और हेटेरो में तो चांस पूरा है ही, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी इसके पूरे रिस्क होते हैं। तो बेहतर है कि इन चीजों से हम बचें और दूर रहें। तो एचआईवी का पहला काम क्या होता है? ये वायरस आते ही लिम्फोसाइट टी को मार देगा। इसका काम है कि जो लिम्फोसाइट टी है इसको डिस्ट्रॉय करो, क्योंकि लिम्फोसाइट टी को हमने नाम ही दिया है एक्वायर्ड इम्यून। तो इसने एक्वायर्ड इम्यून को क्या कर दिया? डिफिशिएंट कर दिया और बन गया सिंड्रोम। तो एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्लियर हो गया? तो एचआईवी का पहला हमला किस पर होगा? लिम्फोसाइट टी पर। तो नीचे नोट डाल दो, लिखिएगा लिम्फोसाइट टी। लिम्फोसाइट टी एचआईवी के प्रभाव से, लिम्फोसाइट टी एचआईवी के प्रभाव से समाप्त हो जाता है। एचआईवी के प्रभाव से समाप्त हो जाता है। फलस्वरूप फलस्वरूप एआईडीएस की बीमारी हो जाती है। फलस्वरूप एआईडीएस की बीमारी हो जाती है। फलस्वरूप एआईडीएस की बीमारी हो जाती है। एड्स, है ना? एड्स को, क्योंकि आप बहुत कॉमन नाम है एड्स, एआईडीएस सुनने में अजीब सा लगता है। एआईडीएस की बीमारी हो जाती है। तो ये रहा महत्वपूर्ण बात। अब देखो, ये जो अपना लिम्फोसाइट बी है इसकी कुछ खास बात है। ये पेज में हटाऊं? ठीक हो गया होगा।
जो लिम्फोसाइट बी है, इसका मेन जो काम है वो है अकॉर्डिंग टू इन्फो, जानकारी के आधार पर एंटी बॉडी का विकास। ये इसका काम है, क्योंकि जब ये बनेगा तो हम बचेंगे। ये 5 तरह के एंटीबॉडी का विकास करता है: आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीडी और आईजीई। कॉपी में इन्हें ऐसे फिट कीजिएगा कि कुल 5 एंटीबॉडी बनेंगे अपने शरीर में। टोटल 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडी। अब इसमें से जो आईजीएम है, ये है, तुरंत दिखेगा, अपना हाथ उठाएगा कि जी सर, यानी कि सबसे पहले रिस्पॉन्स करने वाला, सबसे पहले प्रतिक्रिया प्रदान करता है। जैसे ही हमें कोई बीमारी होगी, पहले सबसे ज्यादा एक्टिव होगा आईजीएम। और जो आईजीजी है, ये सबसे प्रसिद्ध है, मोस्ट कॉमन, सबसे प्रसिद्ध यानी कि कॉमन है ये, और छोटी आकार का है। आईजीजी हमेशा दिखेगा आपको, बना रहेगा, बट आईजीएम का काम है कि जैसी कोई दिक्कत आएगी तुरंत ये एक्टिव हो जाएगा। और जो आईजीए है, यानी कि ये वाला, ये आपको मिलेगा 3 जगहों पर। अपनी लार में भी ये पावर होती है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार गिराए। तो लार में और पसीने में, इन सभी जगहों में जो संक्रमण खत्म करने की क्षमता है वो आईजीए की है। और आईजीई है, ये तब एक्टिव होता है जब हमें एलर्जी पैदा हो गई हो। तो जब भी आप डॉक्टर से कहोगे साहब हमें बार बार एलर्जी हो जाती है, तो तुरंत आईजीई का लेवल चेक करेगा वो कहेगा कि भाई इसका पता करो कि क्या मामला है। अभी बीपीएससी ने यही सवाल पूछा है कि सबसे पहले एक्टिव होने वाला एंटी जो बॉडी, तो जवाब था आईजीएम, है ना। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद एक और है जिसका नाम है मोनोसाइट, है ना। लिम्फोसाइट समझ में आया, अब हेडिंग मोनोसाइट। क्या बेटा, मतलब जरूरी है सारा, गजब कहानी करते हो। मैं अगर ये ना बताता बेटा तो आप क्या कर लेते मेरा क्यों हद करते हो? आदत हो गई डेटा खाने की। उतना ही पढ़ना है जितना कि हमें काम का हो। फर्जी का डेटा लिए कुछ नहीं करोगे ना। ऑलरेडी आपके एग्जाम की औकात से बाहर की बात है। अगर ये पूछना शुरू कर देता होगा तो बेहोश हो जाएंगे सब आधे। अच्छा, जब मैंने पढ़ा होगा पीछे वाले में, देखो कुछ कम रहेगा कुछ ज्यादा रहेगा। मैंने कल ही बता दिया था कि हम इंसान होने के नाते चीजें बदलती रहती हैं। अब बिरसा 101 संतुष्टि कभी नहीं हो सकती है ना अब यही अंतर है। जैसे मैं बीपीएससी पढ़ा था तो उसमें मुझसे कोई ना पूछता कि आईजीडी आपने छोड़ दिया, वो सुन के निकल लेते, क्योंकि उनको पता है कि ये जो बता रहे हैं वो काम की बात है, नहीं बताएंगे काम की बात नहीं है। क्योंकि डेटा बेटा ना ब्रेन है अपना, ये ब्रेन को हमें नॉर्मलाइज करना है, और हमें चैलेंज है कि आगामी 15 दिन के अंदर आपको फिट करना है। हम, हाँ जी, अच्छा यस सर है। अच्छा, हमें लगा कोई सवाल पूछ रहे हो, ठीक। तो प्रयास करो कि मिनिमाइज तरीके से आगे बढ़ा जाए। अब लिखिएगा इसके बाद अगला है मोनोसाइट। लिखिएगा, यह सबसे बड़े आकार का डब्ल्यूबीसी है, यह सबसे बड़े आकार का डब्ल्यूबीसी है, यह सबसे बड़े आकार का डब्ल्यूबीसी है और अत्यंत सक्रिय क्षमता निभाता है। सबसे बड़े आकार का डब्ल्यूबीसी है और अत्यंत सक्रिय क्षमता प्रदान करता है। 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 क्लियर हो गया? अब ध्यान दो, इसी से जुड़ा हुआ एक है एनके सेल इम्यून सिस्टम। लिखिएगा हेडिंग एनके सेल इम्यून सिस्टम। हेडिंग एनके सेल इम्यून सिस्टम। एनके सेल इम्यून सिस्टम, इसको बोलते हैं नेचुरल किलर सेल इम्यून सिस्टम। आगे लिखिएगा, यह भी लिखिए, यह प्रतिरक्षा प्रणाली, यह प्रतिरक्षा प्रणाली, यह प्रतिरक्षा प्रणाली लिम्फोसाइट का ही भाग है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली लिम्फोसाइट का ही भाग है जो जन्मजात सक्रिय रहती है। प्रतिरक्षा प्रणाली लिम्फोसाइट का ही भाग है जो जन्मजात सक्रिय रहती है। 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 क्लियर हो गया? अब ध्यान दो, कई बार अपने शरीर में जो डब्ल्यूबीसी है, हम चूंकि चर्चा करें किसी डब्ल्यूबीसी की, ये डब्ल्यूबीसी आमतौर पर 4 से 9,000 प्रति मिलीमीटर क्यूब, ये है तो अच्छी बात है, दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये ज्यादा हो गया, बढ़ गया, तो यही समस्या पैदा करता है ल्यूकेमिया। क्या करेगा? ल्यूकेमिया, या इसे कहते हैं रक्त कैंसर। तो नोट डाल देना, देखिए शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक होने पर, नोट लिखिएगा, शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक हो जाने पर, डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक हो जाने पर ल्यूकेमिया की समस्या हो जाती है। 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 फास्फोरस 32, आगे बढ़ाना, फास्फोरस 32 से इसकी पहचान होती है। फास्फोरस 32 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं। फास्फोरस 32 से इसकी पहचान होती है। और कीमोथेरेपी, और कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी, बोन मैरो थेरेपी, बोन मैरो थेरेपी आदि से इसका इलाज होता है। बोन मैरो थेरेपी आदि से इसका इलाज होता है। बोन मैरो थेरेपी आदि से इसका इलाज होता है। तो ये रही जानकारी डब्ल्यूबीसी की। अब अपने पास एक और है जिसका नाम है प्लेटलेट्स। तो नेक्स्ट लिखिए हेडिंग प्लेटलेट्स। इसे कहते हैं हिंदी भाषा में बिम्बाणु। प्लेटलेट्स या बिम्बाणु। लिखिएगा प्रमुख तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट,
तो जैसे हमने आरबीसी में फैक्ट देखे हैं, डब्ल्यूबीसी में देखे हैं, वैसे हम लोग नजर डालते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। जैसे एक पूछेंगे कि इनका अन्य नाम क्या है, तो नंबर 1 डाल दीजिएगा, अन्य नाम। इसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। दूसरा पूछेंगे कि इसका निर्माण कहाँ से हुआ, तो सेम लोकेशन है, कहाँ, बोन मैरो, अस्थि मज्जा। तीसरा पूछेंगे कि इसकी मात्रा कितनी होती है, तो 2 से 5 लाख प्रति एमएम क्यूब। आजकल 3 लाख होता नहीं है, 2 लाख पे आ गया मामला, तो उसे चेंज कर लीजिएगा। आमतौर पे 3 था, बट 2 हो गया है। लोगों में हेल्थ इशू आ गया ना कोविड के बाद, तो फिर चीजें उतनी सेट नहीं होती। बहुत गांव जाओगे आप, जो बहुत कम बीमार होते हैं उनमें 3 मिलेगा। अभी हम लोग जांच कराएं तो 2 10 2 20 1 80 इसी के बीच में रन करता है वो। 1.5 लाख तक भी ठीक है, इशू नहीं है। इसके अलावा क्या पूछा था फैक्ट में, केंद्रक। तो चेक करते हैं भाई केंद्रक है कि नहीं। उत्तर है नहीं, नील है। तो इकलौता डब्ल्यूबीसी है जिसमें केंद्रक होता है, बाकी में केंद्रक नहीं होता। दूसरा इनसे पूछ सकते हैं क्या, कार्य। कार्य भी तो देखना होगा ना। तो इसका काम है, इसके 2 3 काम है जिसको हम बांट लेते हैं। पहला काम है रक्त का थक्का बनाना, और एक और बहुत महत्वपूर्ण काम है, वो है जो रक्त नलिकाएं होती हैं या ब्लड वेसल्स होती हैं, नलिकाएं जब क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जैसे मान लो आपने इंजेक्शन लगवाया, तो इंजेक्शन लगवाए 5 मिनट कहता है दाब के रखो, इसलिए कहता है कि हमारा रक्त का थक्का 5 मिनट बन जाता है। कहीं भी अगर ब्लड वेसल्स फटी, तो पहला रिस्पांसिबिलिटी है थ्रोम्बोसाइट्स की कि जा करके उसी पर बैठ जाओ, और बैठते जाओ 10 15 20 50 100 200 1000 जाके चुपचाप बैठो और बैठ करके उस एरिया को ठीक करो। तो रक्त नलिकाएं जब क्षतिग्रस्त होगी तो उनको ठीक करने का पूरा काम इस प्लेटलेट्स के पास से है। एक और काम है, और वो है कि प्रतिरक्षा देना। ध्यान देना, अगर डब्ल्यूबीसी नहीं होगा तो हम क्या लगा सकते हैं, प्लेटलेट्स लगा लेंगे इन केस ऑफ इमरजेंसी। सेकंड ऑप्शन है ये, सेकंड ऑप्शन याद रखिएगा। तो ये हो गया। मृत्यु कहाँ हुई है, तो हर जगह हो रही है स्प्लीन या प्लीहा में। तो ये फैक्ट है, स्प्लीन या प्लीहा में। इतना अपनी कॉपी में डालिएगा, स्प्लीन या प्लीहा। अब लिखिएगा नोट नंबर 1, लिखिएगा डेंगू और चिकनगुनिया में, डेंगू और चिकनगुनिया के दौरान, डेंगू और चिकनगुनिया के दौरान प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है। और इस अवस्था को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है। 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 हम लोग कहते हैं कि प्लेटलेट डाउन हो गया है, इस अवस्था को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। डॉक्टर कहेगा कि प्रॉब्लम आ गई थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब इसमें दो हालत पैदा होगी। अगर प्लेटलेट काउंट 50,000 पर एमएम क्यूब है, तो इसे कहते हैं गंभीर अवस्था। इसमें मांगता है बेड रेस्ट। और अगर ये काउंट 20,000 प्रति एमएम क्यूब हो गया, तो यह है अति गंभीर अवस्था, और इसमें मांगता है आईसीयू। ब्रैकेट में डाल देना 2 बातें कि एक तो 50,000 और एक 20,000। 20,000 के बाद फिर मरना रहता है, मतलब बहुत लोग बच भी जाते हैं हॉस्पिटल पहुंच गए तो, क्योंकि ये जो कंडीशन है 20,000 की, ये पैदा कर देता है रक्त स्राव पूरी बॉडी से। क्योंकि इसका काम है रक्त का थक्का बनाना, अब वो है ही नहीं। जब है नहीं तो ब्लीडिंग ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, कंधे से, गर्दन से, पीठ से, दांत से, और जितना खून है वो शरीर से बाहर निकलना शुरू होगा। फिर मौत सीधे सामने दिखाई देती है। और मैंने भैया कहा कि नहीं बच सकता आदमी, आप बहुत बहादुर व्यक्ति हो, है ना। देखो इसमें सारा खेल क्या है ना, ब्रेन का है। अगर आपको किसी ने नहीं बताया तो मामला ठीक है। एक तरीका है प्लेसिबो इफेक्ट। तो जब कभी मैथमेटिक्स में एक होता है, इसको बोलते हैं प्लेसिबो प्रभाव। इसका मतलब होता है प्यूडो मेडिसिन। मतलब देखा होगा कुछ लोग दवाई लेके तकिया के नीचे रख लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। बच्चियों की आदत बहुत है, दवा खाती ना है। जैसे मेरी सिस्टर है, वो बड़ी बदमाश है इस मामले में। दवा बीमार होगी तुरंत दवाई लाओ उसके लिए, लाओ ठीक है, सामने खा लेगी, लेकिन बाद में वो फेंक देगी उसको। फिर आप 1-2 महीना बाद पाओगे उसको दवाई नहीं खाए थे, फिर ठीक हो जाते हैं। तो बेसिकली वो प्लेसिबो इफेक्ट है। हमारा ब्रेन कई बार ना, देखो ठीक होना तो खुद से है, दवाएं केवल सहायक होती हैं। अंदर में इतना बड़ा इम्यून सिस्टम लिए हम घूम रहे हैं। तो प्लेसिबो इफेक्ट यही है कि आपको दवाई की जगह पर कैप्सूल दिया जाएगा, और उस कैप्सूल में चीनी भर देते हैं, और चीनी भर के दे दिए कि इसको 3 बार सुबह दोपहर शाम खाओ, ठीक हो जाओगे। तो अब दवा थोड़ी ना है वो चीनी है। आप कैप्सूल खाए और सोच हाँ दवाई, दवाई खाइए भाई, चलो ठीक हो गया। अब वही चीनी पिला रहे हैं आपको, हैं ये दवाई कहाँ है। तो दवा के स्ट्रक्चर में अब मान लो लाए, और उसके बाद आपको एक दवाई दी, उसमें लिखा था पैरासिटामोल, वास्तव में पैरासिटामोल नहीं था वो बस ऐसे चूना था उसमें, चूरन पिला दिए। तो इस तरह से हमारा ब्रेन कई बार प्लेसिबो इफेक्ट को सपोर्ट करता है, और आपको लगेगा कि हमने दवा खा ली, बट वो दवा होती नहीं है, लेकिन आप ठीक हो जाओगे, 100% ठीक हो जाओगे। तो कई बार आप अपने ब्रेन को प्लेसिबो इफेक्ट दिया करो। दवाई लाओ खरीद के और उसको तकिए नीचे रख दो, और ब्रेन को दवाई है, चिंता मत करो, दवाई है, खाना नहीं है बट है। तो आपने कभी एहसास किया होगा इस चीज को, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। और रात में अगर पता चल गया बुखार पकड़ा, एक को पैरासिटामोल नारी, अब फोन कर जो नंबर आपने डायल किया स्विच ऑफ, लग गए। तो जैसे पानी अगर ना हो रात में, आपको पता चल गया पानी जो हमारा डब्बे वाला खत्म हो गया, और रात को उठे, अरे जो प्यास लगती है ना, कि मन करता है कि समुद्र पी जाए इस समय। तो रीजन है सब ब्रेन का मामला है कि उसको हम समझा लेंगे तो बेहतर से। अगर कुछ बीमारी नहीं है तो काम नहीं करेगा। मतलब मैं कैंसर की बात नहीं कर रहा हूं पगला। अब कैंसर प्लेसिबो इफेक्ट से नहीं ठीक होगा। ये आमतौर पे सर आप जिम जाते हो, क्या लगता है क्या बे? मैं जिम लग रहा हूँ। ना भैया, इतना मौका नहीं है, और मैं मूलतः जिम का विरोधी व्यक्ति हूँ। हम मिठाई बहुत खा लेते हैं, तो मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है जिम जाने का। आप भी मत जाया करो। जिम एक महीने से सोच रहा था कि जिम जाने के बाद व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि वो बूढ़े होने से पहले मर जाता। तो मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा है ऐसा कि मैं अगर मिठाई ना खाऊं तो दिमाग ना चलता। तो मैंने ईश्वर से कह रखा है कि मुझे शुगर मत करना, हम आपको मिठाई चलाते रहेंगे और वही वाली खाते रहेंगे, है ना।
आदमी जैसे मैं मुल्तान अयोध्या से हूँ तो वहां पर लड्डू चढ़ता है, तो जैसे 2 हनुमान जी को चढ़ाने के लिए तो 2 लड्डू गिरा लेता है, अरे कलेजा निकल जाता है, काहे गिरा लिए? इससे अच्छा है महावीर मंदिर, इधर एक थू ना लेते वो, जितना दोगे उतना लौटा देते हैं। यार तुम बहुत अच्छे इंसान हो, यू आर वेरी नाइस गाय। तो अरे बड़ा मुश्किल है। कई बार तो हनुमान गढ़ी जो अयोध्या में है वहां पर कुछ ऐसे बैठे हैं लड़के, आधा वाला लड्डू गिरा देते हैं, टर आधा ले जाओ एक को गिरा लेंगे। ना भाई यार क्यों करते हो ऐसा? हैं? नहीं मतलब भगवान है, आधा लड्डू नहीं खाएंगे, भगवान को भगवान भाव के भूखे हैं, तो इसलिए मैं जाता हूँ, नमस्कार करता हूँ, लौटाने लड्डू खरीदता हूँ, जाऊंगा दर्शन करूंगा, वापसी लड्डू लेकर आ जाऊंगा। तो, है ना बेस्ट आइडिया? ठीक, ये बन गया। ठीक, नोट नंबर 2 लिखो, नोट नंबर 2 लिखना। भाई दीपक भारती, सॉरी वो दोस्त मैं इतना तेज ना पढ़ा सकता, कह रहा है जब से बता रहे हो तब से और कुछ समझा देते आप। बेटा ना क्लास है ये, तो क्लास में ना हम लोग रोबोट नहीं होते हैं, इंसान बैठा ना यहाँ, तो अगर हम क्लास को लगातार पढ़ा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी बेटा, है ना? क्योंकि आप बहुत महान व्यक्ति हो, तो हो सकता है आपकी भावनाओं को हम समझ ना पा रहे हो, तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। काम क्या करो, जब मैं ये सब करूँ तब आप थोड़ी देर सो लिया करो, बेस्ट आइडिया। और जैसे मैं पढ़ाना शुरू करूँ लौट आते हैं, लगातार पढ़ा नहीं सकता ना कोई भी, ना पढ़ सकते हो। देखिए नीचे नोट देखिएगा कि प्लेटलेट्स अधिक होने को, प्लेटलेट्स अधिक होने को, प्लेटलेट्स अधिक होने को ट्रम्बोसाइटोसिस कहा जाता है। प्लेटलेट्स अधिक हो जाने को ट्रम्बोसाइटोसिस कहा जाता है। प्लेटलेट्स अधिक हो जाने को ट्रम्बोसाइटोसिस कहा जाता है। ट्रम्बोसाइटोसिस कहा जाता है। तो हमने ये देखा कि वास्तव में ट्रम्बोसाइट का काम क्या है? जवाब है रक्त का थक्का बनाना। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा रक्त का थक्का। इसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग। लिखिएगा स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1। देखो मान लेते हैं कि ये रमेश है और इन्हें लग गई है चोट, घायल है, और घायल हैं तो इनके हाथ से ब्लीडिंग हो रही है। तो जैसे ही ब्लड बाहर आएगा तो ब्लड का वो हिस्सा जो रिस्पॉन्स करता है उसका नाम है थ्रोम्बोसाइट। और ये जो थ्रोम्बोसाइट है ये हवा से अभिक्रिया कर लेगा, एयर से, क्योंकि जहां पर हमें वहां पर एयर है, और जो अभिक्रिया करेगा तो एक विशेष तरह का पदार्थ बनाता है, इसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बनेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन पदार्थ का निर्माण कर लेगा। तो ये है स्टेप नंबर 1। आप भी बनी कॉपी में, क्या चीज? नहीं रमेश को मत बनाइए, अब बनाना बना ही लो, कौन सा उसमें दिक्कत? आपकी कॉपी है, समझना आपको है, बेचना थोड़ी ना कॉपी। तो ब्लड बाहर आया, ब्लड बाहर आया तो किसी अभिक्रिया हुई हवा से, क्या बन गया? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब स्टेप नंबर 2 होता है, जी भैया, क्या क्या बेटा? कहाँ देख के बता रहे हो? काफी मीठा है भैया, मुझसे गलती होने के चांसेस 99.99 नहीं हो सकता, है ना? 0.0001% चांस हो सकते हैं मानव होने के नाते, इसलिए इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती ना, तो ध्यान रखिए इधर जहां से आप पढ़ रहे हो सकता है उसने गलत लिखा हो, क्योंकि नहीं मेरे पढ़ाने से बेटा नहीं मतलब है, मैं रोज मुझे मिलते हैं ऐसे, वो यही कहते हैं कि आपने पढ़ाया है, वो लिख देते हैं। एक दिन लिखा था, हम लिखा था फिजिक्स में फाउंटेन पेन, तो वो लिखा था माउंटेन पेन। हमने कहा यार अच्छा बहुत देर से मैं सोच रहा हूँ ये माउंटेन पेन मैं क्यों लिखाऊंगा, वो वही पूछने भी आया था कि ये सब माउंटेन पेन क्या होती है। तो फिर हम उसको टॉपिक पढ़े, हम कहे भाई ये वो कैपिलरी है ना, कैपिलरी एक्शन, तो उसमें फाउंटेन पेन जैसा है, तो वहाँ पर हमने कहा भैया ये फाउंटेन पेन है। तो कई बार इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, खैर थैंक यू। तो अब हमने देखा जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये अब अभिक्रिया करेगा प्रोथ्रोम्बिन। ठीक, अब आपको ये प्रोथ्रोम्बिन कहाँ मिला? तो जब हम विटामिन के खाते हैं तो ये जो विटामिन के है ये निर्माण करता है प्रोथ्रोम्बिन का, और ये प्रोथ्रोम्बिन ऑलरेडी कहाँ रहता है? तो ब्लड के साथ ही रहता है। तो जब थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन अभिक्रिया करेगा तो नॉर्मली कर नहीं सकता जब तक कि कैल्शियम आयन एक उत्प्रेरक की भूमिका नहीं आएगी। तो इस तरह से कैल्शियम आयन क्या बन गया? कैटलिस्ट बन गया, और इन दोनों ने मिलकर के बना दिया थ्रोम्बिन नामक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? थ्रोम्बिन प्रोटीन बनाया। ओके ठीक, तो ये रहा स्टेप नंबर 2। अब इसके बाद हम चलते हैं स्टेप नंबर 3। तो जो लास्ट में बना है वो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है। तो स्टेप 1 का मेन प्रोडक्ट क्या था? थ्रोम्बोप्लास्टिन। 2 का क्या था? थ्रोम्बिन। अब हम थ्रोम्बिन को फिर से ले लेंगे। ये थ्रोम्बिन अब अभिक्रिया करेगा एक विशेष प्रोटीन से जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन। अब आप कहोगे ये कहाँ था? तो हम लोगों ने कल प्लाज्मा पढ़ा था ना, तो प्लाज्मा में बहुत सारे प्रोटीन थे जिनमें से फाइब्रिनोजेन भी था। अभी जो अभिक्रिया करेगा तो नॉर्मली करेगा नहीं जब तक कि कैल्शियम आयन उत्प्रेरक ना भूमिका निभा दे। तो कैटलिस्ट मिल गया। अब ये जब थ्रोम्बिन और फाइब्रिन रिएक्शन किया तो एक नया प्रोटीन बनाया जिसका नाम है फाइब्रिन प्रोटीन। और जैसे ही फाइब्रिन प्रोटीन बनेगा वहां पर एक जाली बन जाएगी, इस तरह से नेट स्ट्रक्चर, जाली नुमा रचना बन गई, और यही जाली रचना में आकर के आरबीसी आदि फंस जाते हैं। ये है आरबीसी, और ये बन गया थक्का। ऐसा होने में टोटल टाइम लगा 2 से 5 मिनट। तो टोटल जो टाइम टेकन है वो है 2 to 5 मिनट, बशर्ते चोट सामान्य हो, नहीं तो टाँका लगाना पड़ेगा ना, नहीं तो पता चला कि वेट कर रहे हो किसी ने तलवार से मार दिया, करें यार रुको 2 मिनट जमता है खून अभी। हाँ, तो कतरे हो जाएगा। हमारे जो सैनिकों की शहादत होती है ज्यादातर ब्लीडिंग से हो जाती है, क्योंकि समय रहते उनको हम हॉस्पिटलाइज नहीं कर पाते। तो अब इसे हम थोड़ा सा और आसान करते हैं, लिखिएगा निम्नलिखित फैक्टर रक्त जमाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। निम्नलिखित फैक्टर रक्त जमाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। निम्नलिखित फैक्टर रक्त जमाने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
तो ध्यान देना, अपने ब्लड में कुल 13 विशेष फैक्टर पाए जाते हैं। कुल कितना? 13, यानी कि फैक्टर 1 टू फैक्टर 13, तो ब्रेक कर देना। टोटल 13 फैक्टर रक्त में पाए जाते हैं, फैक्टर 1 से फैक्टर 13, फैक्टर 1 से फैक्टर 13। ये 13 फैक्टर में से कोई एक दो गायब हुए तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है ना। अब एग्जाम के हिसाब से क्या क्या पूछ सकता है, जैसे आपसे कहे कि रक्त का थक्का कौन कौन बनाएगा, तो एक तो विटामिन की है, दूसरा हवा, तीसरा कैल्शियम आयन, चौथा थ्रोम्बोसाइट, पांचवा थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और फाइब्रिन। ये नाम एग्जाम में अलग अलग रूप में भी आ सकते हैं, इकट्ठा भी आ सकते हैं। यही तो रास्ते में भी जो आप रक्त का थक्का बना रहे थे बिना हवा के बन नहीं सकता, यानी कि चांद पर रक्त का थक्का बनने में दिक्कत होगी, यही तो है, क्योंकि मून में वायुमंडल नहीं है। ब्लड क्लॉट करने में समस्या जाएगी, प्रॉब्लम इन ब्लड क्लॉटिंग। तो अब इसे याद करना आपकी जिम्मेदारी है ना, मैंने तो बता दिया, नीचे एक नोट डाल दो, ये बन गया हो तो। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एक वर्ड, एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, यानी जो रक्त का थक्का बनने से क्या करें, रोके, बनने से रोके। तो लिखिएगा अगली हेडिंग, एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जो रक्त का थक्का बनने से रोके, एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ना हेडिंग होगी भाई, नोट जैसा भी हो कॉपी में लिख दो बस कहीं, और तो सब कुछ ले जाओ ब्रेन के अंदर। एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जो रक्त का थक्का बनने से रोके। तो ध्यान दो, कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो ऐसा करने की क्षमता रखते हैं, जैसे एक अभी आपने पढ़ा हिपेरिन, याद है, इसी को हम कहते हैं वारफेरिन। एक नाम आपको मिलेगा कोमेडिन, कोमेडिन, एक नाम मिलेगा आपको एंटी थ्रोम्बिन प्रोटीन, एंटी थ्रोम्बिन प्रोटीन। एक और नाम मिल सकता है प्रोटीन सी। ये ऐसे 4 एग्जाम में नाम आ सकते हैं जो कोई भी हो सकते हैं। क्योंकि हिपेरिन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए कुछ और नामों की तरफ हो जा सकते हैं, या नाम बदल के वारफेरिन कर देंगे। तो ये सब हमारे ब्लड में होते हैं, और जब तक ब्लड अंदर है बॉडी के तब तक ये भूमिका में है, हवा रिएक्शन करेगा तुरंत इनकी भूमिका खत्म हो जाती है। समझ में आया? ठीक। अगर हम किसी प्लाज्मा से, इतना हो गया, ठीक, यदि मान लो कि ये ब्लड है, अच्छा भैया लो, ऐसा दिया ना सम्मान करना, ग्राहक देता है, बताना, लिख लेना। हाँ हाँ, लेकिन हम ग्राहक को लपेट के मार भी देते हैं, तुम हाँ? हो गया। मैं ना, मुझे डर इनसे लगता है ये जो ऑनलाइन वाले हैं। एक दिन मैं बहुत मेहनत करके 2.5 घंटे पढ़ाया, पता नहीं भैया हेमोफीलिया वाला। उसके बाद एक लड़की आके लिख रही है, पता नहीं कहाँ पढ़ाए, समझ ही नहीं आया। हमने कहा बिटिया अगर तुम सामने होती ना तो हम तुम्हें बताते अभी, है ना, मतलब। और मैं पूरी शिद्दत से खींच रहा हूँ, 2.5 घंटे लपेटे अच्छे से पूरा टॉपिक पढ़ाया, और वो तो नहीं कॉलेज के चले, समझ ही नहीं आया हमारे। अब मैं उनको क्या कहूँ कि भाई गोबर सुन के आए तो हम क्या करें उसमें, हमारा काम ब्रेन वालों को पढ़ाना है ना। अब जैसे होता क्या है ना कि कुछ लोग ऐसे क्लास में बैठते हैं जो होते नहीं यहाँ, वो खाली खुद होते हैं वो मन कहीं और रहेगा। मैं भी छात्र रहा हूँ, मैं जानता हूँ ना हम भी कई बार ऐसा किए हैं, यहीं बैठे हैं, यहाँ नहीं है, प्रमोशन दिमाग लगा हुआ है, नीचे तल्ला भी दिमाग लगा जाके खाएंगे, तो कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में अध्यापक को दोषी मत ठहराओ, दोषी आप खुद हो। समझ में आया? तो ऑनलाइन वालों के लिए 12 बजे नहीं, इतना अच्छा, ओ कह रहे हैं कि जब आप मिलेनियम पढ़ाते हो तो इतना अच्छा नहीं पढ़ाते हो ओ हाँ? बात तो सही है। देखो उसमें होता क्या है ना, ऑनलाइन में सामने वो ऑनलाइन वो वाला है, स्टूडियो वाला, तो उसमें माहौल नहीं बन पाता, क्योंकि हम अध्यापक होने के नाते मानव भी तो हैं, और सामने एक कैमरा लगा है, एक ही भाई साहब बैठे हैं, इसमें मतलब नहीं है ना। उनको क्या मतलब तुम क्या पढ़ा रहे हो, आई डोंट नो व्हाट टू डू, यार मैं क्या करूं तो अब ऐसी स्थिति में थोड़ा सा हो जाता है। अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। इनको मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपको मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ा रखी है, सर ने पढ़ाया, बड़ा अच्छा सर पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शानदार है। तो फिजिक्स भी आसानी से पढ़ा दीजिए ना लेवल सबके निकलेंगे लेकिन निकलेंगे उसके जो रुका रहेगा, समझ में आया? चलिए तो बन गया ये, ठीक। क्या कुछ लिखाने चले थे हम। तो हाँ देखो, ब्लड में से यदि मैं प्लाज्मा अलग कर लूं, तो हमने देखा था करीब 55 से 60% प्लाज्मा था। चूंकि मैं इसको सेपरेट कर लिया हूं, तो अब ये हो गया 100%। यदि इस प्लाज्मा में से मैं कुछ प्रोटीन, मान लो इतने प्रोटीन है जिनको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, यदि मैं इन्हें बाहर कर दूं, आउट, तो जो बचा उसे कहते हैं सीरम। क्या बोलेंगे? सीरम। ये नीचे बेटा बना लो, है ना, बगल में ऐसे फिट कर लो कि प्लाज्मा में से क्या बाहर हो रहा है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, जो बच रहा है वो सीरम है। ये वही सीरम है जो आप जान रहे हो। वो कई बार सीरम ना, वो आप जाओगे तो हेयर वाला बताएगा कि बाल गिर रहे हैं, इसमें सीरम डालना पड़ेगा।
तो सीरम थेरेपी होती है, हालांकि ये लोग वो नहीं करते। सीरम थेरेपी का मतलब है माइक्रो निडल्स इस्तेमाल करते हैं और उसमें आपका ही सीरम लेते हैं। तो फेस पे लगभग 1000 के आसपास पंचर करेंगे एक साइड में, और उस 1000 टाइप्स ऑफ पंचर में माइक्रो निडल से बॉडी फेस पे सीरम डाल देते हैं। तो जब बुढ़ापा रहा होता है तो बुढ़ापा जल्दी से रुक जाता है। जैसे आजकल एक बड़ा फैशन आया इंस्टाग्राम के माध्यम से, द यूज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल ब्लड, जो रेड ब्लड आता है ना साइकिल का, उसको फेस पे लगाना। ऐसा किसी ने बता दिया कि इससे ग्लो आता है, तो लोगों ने फेस पे रेड ब्लड लगाया और करीब दिन भर बैठे रहे लगा करके। तो बाद में फिर बहुत सारे साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोगों ने इसे खारिज किया कि इससे इन्फेक्शन हो सकता है ना, क्योंकि वो एक तरीके से इन्फेक्टेड ब्लड है जो हानिकारक चीजें आपके साथ लेके आ रहा है, तो इसे ना करें। तो कई बार छोटे ज्ञान मार्केट में आ जाते हैं जिसका खतरा है। तो बेसिकली वो जो नॉलेज आया वहां से आया कि माइक्रो नीडलिंग होती है और सीरम लगाया जाता है, क्योंकि सस्ते लोग हैं, माइक्रो नीडलिंग कराने में बहुत पैसा लग जाएगा, तो सीरम में लगा के सोच रहे हैं कि भाई वो मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल ब्लड लगा के तो उससे भी चीजें आसान हो सकती है, बट वो नेगेटिव पॉइंट है, अच्छा नहीं है। खैर, अब ध्यान देना कि एक बीमारी होती है जिसे कहा जाता है हीमोफीलिया। तो लिखिए हेडिंग हीमोफीलिया, या इसे कहते हैं एक्स गुणसूत्र सहलग्नता की बीमारी, सहलग्नता रोग, या इसी को कहते हैं शाही रोग। विक्टोरिया को हो गया था ये। इसी को कहते हैं क्रिसमस रोग। इतने नाम लिख देना ब्रैकेट में, हीमोफीलिया, एक्स गुणसूत्र सहलग्नता और शाही रोग और क्रिसमस रोग। तो ये ना ये डिजीज बेसिकली तब होती है जब रक्त का थक्का जमता नहीं है। तो लिखिएगा यह एक आनुवंशिक रोग है, यह एक आनुवंशिक रोग है, यह एक आनुवंशिक रोग है जिसमें रक्त का थक्का समय से नहीं बन पाता, जिसमें रक्त का थक्का समय से नहीं बन पाता। यह एक आनुवंशिक रोग है जिसमें रक्त का थक्का समय से नहीं बन पाता, रक्त का थक्का समय से नहीं बन पाता, और यह एक्स गुणसूत्र को प्रभावित करता है, और यह एक्स गुणसूत्र को प्रभावित करता है, और यह एक्स गुणसूत्र को प्रभावित करता है, यह एक्स गुणसूत्र को प्रभावित करता है। लिखिएगा हीमोफीलिया के प्रकार, टाइप, हीमोफीलिया के प्रकार या टाइप। देखो हमने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि 1 नंबर से लेकर के 13 नंबर तक के फैक्टर होते हैं जो ब्लड क्लॉट के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। इन्हीं में से कुछ फैक्टर डिस्टर्ब हो जाते हैं तो ही बीमारी होती है कौन, हीमोफीलिया। तो लिखिएगा नंबर 1 हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया ए, और लिखिएगा फैक्टर 8 प्रभावित होता है, फैक्टर 8 प्रभावित होता है, फैक्टर 8 प्रभावित होता है। ब्रेक कर लेना, यह एक सामान्य हीमोफीलिया है। ब्रेक कीजिएगा, यह एक सामान्य हीमोफीलिया है, यह एक सामान्य हीमोफीलिया है। नंबर 2 लिखिएगा हीमोफीलिया बी, नंबर 2 लिखिएगा हीमोफीलिया बी। लिखिएगा फैक्टर 9 प्रभावित होता है, फैक्टर 9 प्रभावित होता है, फैक्टर 9 प्रभावित होता है, और इसी को बोलते हैं विक्टोरिया हीमोफीलिया। रानी को यही हुआ था, विक्टोरिया हीमोफीलिया या क्रिसमस हीमोफीलिया, दो नाम लिखना इसका, विक्टोरिया हीमोफीलिया या क्रिसमस हीमोफीलिया, विक्टोरिया हीमोफीलिया या क्रिसमस हीमोफीलिया, विक्टोरिया या क्रिसमस। नंबर 3 लिखिएगा हीमोफीलिया सी, बी इसके बाद सी। नंबर 3 है हीमोफीलिया सी। लिखिएगा फैक्टर 11 प्रभावित होता है, फैक्टर 11 प्रभावित होता है, फैक्टर 11 प्रभावित होता है, फैक्टर 11 प्रभावित होता है। ब्रेक कीजिएगा, दुर्लभ हीमोफीलिया है, दुर्लभ हीमोफीलिया, होती नहीं ज्यादा, दुर्लभ हीमोफीलिया है, दुर्लभ हीमोफीलिया है। एक और लिखिएगा नंबर 4 पैरा हीमोफीलिया, पैरा हीमोफीलिया। लिखिए फैक्टर 5 प्रभावित होता है, पैरा हीमोफीलिया, फैक्टर 5 प्रभावित होता है, पैरा हीमोफीलिया फैक्टर 5 प्रभावित होता है। लिख देना दुर्लभ है, ये भी होती नहीं है, दुर्लभ है यानी कि होती नहीं है, फैक्टर 5 प्रभावित होता है। एक और लिखिएगा एक्वायर्ड हीमोफीलिया, एक्वायर्ड हीमोफीलिया, एक्वायर्ड हीमोफीलिया। एक और है एक्वायर्ड हीमोफीलिया, फैक्टर 7 प्रभावित होता है, फैक्टर 7 प्रभावित होता है। और ब्रैकेट कर देना, यह आनुवांशिक नहीं है, इकलौती है ये जो जेनेटिक नहीं होती, यह आनुवांशिक नहीं है, यह आनुवांशिक नहीं है, यह आनुवांशिक नहीं होती। तो इस तरह से हम लोगों ने वो समस्या देख ली जो हमने रक्त में देखा था। अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है रक्त समूह या ब्लड ग्रुप। लिखिए हेडिंग ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। इसके जो खोज करता है उनका नाम है कार्ल लैंड स्टीनर, 1902 में बताया था, और इन्हें 1930 में नोबेल मिला था। वास्तव में इन्होंने जो रक्त समूह बताया वो था एबीओ रक्त समूह, अर्थात इसमें ए है, बी है, ए बी भी है और ओ है, चारों को मिला लो तो बन जाएगा ए बी ओ रक्त समूह। बट ध्यान देना, कई बार एग्जाम में आपसे ये पूछ सकते हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में ज्यादा किसने बताया। तो इनमें दो नाम याद रखिएगा, बैन डी क्रिस्टले और स्टरले, ये दो नाम याद रखना, वैन डी क्रिस्टले और स्टरले। ए बी के लिए अलग से पूछा जा सकता है, वहां पे ये भाई साहब गायब रहेंगे, तब आप परेशान हो जाओगे। तो नाम याद रखना, वैन डी क्रिस्टले और स्टरले, वैन डी क्रिस्टले और स्टरले। और नीचे एक नोट डाल देना बेटा अब, ऐसे। ठीक है, हमारे रक्त समूह का निर्धारण, हमारे रक्त समूह का निर्धारण वास्तव में आरबीसी
हमारे रक्त समूह का निर्धारण वास्तव में आरबीसी के साथ पाए जाने वाले इंटरनल एंटीजन पर निर्भर करता है। हमारे रक्त समूह का निर्धारण आरबीसी के साथ पाए जाने वाले इंटरनल एंटीजन पर निर्भर करता है। आरबीसी के साथ पाए जाने वाले इंटरनल एंटीजन पर निर्भर करता है। इंटरनल एंटीजन पर निर्भर करता है। तो जब भी एग्जाम में आएगा पूछेगा कि रक्त समूह कौन निर्धारित करता है? आरबीसी। आरबीसी के साथ क्या होता है? इंटरनल एंटीजन। आगे बढ़ाना। इंटरनल एंटीजन ज्यादातर, आगे बढ़ाना, इंटरनल एंटीजन ज्यादातर ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। इंटरनल एंटीजन ज्यादातर ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। इंटरनल एंटीजन ज्यादातर ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। अब देखो यहाँ पे बोर्ड की तरफ ध्यान दो। देखो 1902 से पहले किसी को ये पता ही नहीं था कि सबके खून अलग अलग होते हैं। बाद में ही पता चला कि नहीं, सबके खून अलग अलग होते हैं। इन्होंने क्या किया कि कोई मान लें कोई ह्यूमन या मनुष्य है, भाई अगर कोई बोलते हुए पा गया ना मैं, तो समझ लो कि दिक्कत में पड़ जाओगे। हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम आज भी अगर आपको चाहें तो बाहर कर सकते हैं, जबकि बचा है 10-12 दिन। इसलिए हंसाने में कोई दिक्कत नहीं, हम हंसा तो रहे हैं, काहे नाटक फैलाते हो? जब हम बोर्ड की तरफ काम कर रहे हैं बिल्कुल आवाज बर्दाश्त नहीं है, आपको हम प्रॉपर मौका दे रहे हैं ऐसी हालात में भी, जबकि पीछे से लंक लगी है। तो ये बता रहे हैं। अब ये जो विषय है ना बहुत प्यारी विषय है, इसको आप हवाबाजी में नहीं पढ़ा सकते। खास करके हम जैसे अध्यापक के बस में बात नहीं होती है कि हम बहुत तेजी से पढ़ाएं। हमारा जो नेचर है बहुत स्लो नेचर है कि ठहर के पढ़ाओ, फिर भी काम बन जाए, चिंता न करना। लेकिन इसके बीच जब हल्ला करते हैं तो लगती है गुस्सा, फिर मन करता है बुला के और जबरदस्ती किसी से गाना सुनाए। है ना? हाँ? ठीक, चलिए। तो अब मान लो कोई ह्यूमन है, इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने पहले ब्लड लिया और ब्लड में से इन्होंने निकाल लिया आरबीसी। तो आरबीसी के 4 चांस बने। कैसे उसे बता। देखो जब इन्होंने आरबीसी में चेक किया कि क्या इस पर कोई एंटीजन है, तो इन्हें 2 एंटीजन मिला, एंटीजन ए और बी, 2 एंटीजन मिल गए। तो इन्होंने देखा कि मान लेते हैं कि एक आरबीसी ये है, एक ये है, यानी 4 आरबीसी पे हम जांच कर लेते हैं। तो इन्होंने देखा कि पहले वाले में इस आरबीसी के ऊपर ऊपर इस तरह से एक एंटीजन ए लगा था, और जब एंटीजन ए मिला तो इन्होंने इसे कह दिया कि ये है ब्लड ग्रुप ए। बनाते रहना साथ में, वेट मत करना। दोबारा देखा तो इन्होंने एक और नया एंटीजन पाया और ये था एंटीजन बी। तो इन्होंने इसे कह दिया कि भाई तुम्हारा नाम है ब्लड ग्रुप बी। फिर जब देख रहे हैं एक में तो सारे दिख रहा है, ए भी दिख गया और इसी में उनको बी भी मिल गया। तो जिसमें दोनों मिल गया एंटीजन ए और बी, तो वो हो गया ब्लड ग्रुप ए बी। एक देख रहे हैं कोई है ही नहीं, नील है। तो जब कोई एंटीजन नहीं है तो जीरो है, तो अल्फाबेट में जीरो की तरह क्या लगता है, तो ये हो गया ब्लड ग्रुप ओ। तो इस तरह से 4 रक्त समूह के बारे में पता चला। और थोड़ी बहुत जब रिसर्च हुई तो एक बात और पता चली कि एक होता है सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। ध्यान देना, जिसके पास कोई एंटीजन नहीं होगा, यानी कि वो बिल्कुल फ्री होगा, बस इतना ध्यान देना, वही हमेशा सर्वदाता होगा। ये परिभाषा है सर्वदाता की। इस पूरी लिस्ट में कौन फ्री है? ओ। तो इन्होंने कहा कि इस तरह से ओ क्या हो गया, सर्वदाता। दूसरी बात इन्होंने कहा कि सर्वग्राही, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर। इन्होंने कहा कि जिसके पास सभी तरह के एंटीजन होंगे, यानी कि बीड़ी भी पी ले, सिगरेट भी पी ले, तम्बाकू भी खा ले, तो वो सबसे मेल जोल बैठा लेगा। बीड़ी पिएगा, लाओ। तम्बाकू खाएगा, लाओ। उसे कोई दिक्कत? इसमें कौन है? जिसके पास सभी एंटीजन हो, तो वो हो जाएगा ए बी। अभी हाल फिलहाल तो हमें यही पता चल गया। तो इस आधार पर इन्होंने काम किया, पता चला कि किसको कौन रक्त दे सकता है और कौन रक्त ले सकता है। एक सेटअप दिखाया जाए, पहले इसे बना लो तो आपको सेटअप समझाते हैं। भाई जो एईडी वाले छात्र हैं, समझ में आ रहा है ना? दिक्कत होगी तो मत बताना, मतलब समझो बस खाली। हाँ। गोल्डन ब्लड ग्रुप, अरे नरक मत मचाओ, जो बता रहे उसको सुनो पहले, तब बता के निकलेंगे। प्रणाम गुरु जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ भैया। रीजनिंग क्लास चलेगी नहीं चलेगी? अरे ये यार हमें कैसे पता होगा? बता के इनको बताओ भाई। बिल्कुल भी नहीं सर। अच्छा, एईडी बैच की वैलिडिटी कब तक है? अरे वैलिडिटी पता करते हैं, अभी खत्म हो जाएगी थोड़ी देर बाद। अभी हम खत्म करवा दें वैलिडिटी। नाम इनका नोट करो, पहले इनका खत्म कर दो। रीजनिंग क्लास है, कह रही है। बताओ भाई, नरक मचा देगा ये। चेक करो रीजनिंग क्लास है कि नहीं है। 4:30 बजे से होगी। ये लोग ना जैसे एडी वाले छात्र जो है 12 घंटे क्लास करते हैं डेली, क्योंकि ठीक। सब कितना है? ए बी, ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रक्ताधान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऐसे देखते हैं। मान लेते हैं कि ये है ब्लड ग्रुप, कितना है? ए बी, ए बी और ओ।
मान लेते हैं कि इसमें हो गया ये एंटीजन, हम पहले बना दें तो आप बना लीजिएगा। फिर ये पता करते हैं कि इसमें कौन सी बनेगी एंटीबॉडी, चाहे इंटरनल एंटीजन हो या बाहरी, एंटीबॉडी जरूर बनता है। बस इंटरनल होगा तो हानि नहीं पहुंचाएगा। और एक होगा दाता, डोनर, और एक हो जाएगा ग्राही, एक्सेप्टर। तो ऐसे एक बॉक्स अपनी कॉपी में फिट कीजिए। बन गया। तो ए में अगर हम एंटीजन चेक करें तो क्या मिलेगा? ए में एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी स्मॉल, बी में तो एंटीबॉडी ए बी में तो कोई एंटीबॉडी यहां पर, तो दोनों एंटीबॉडी आ जाएगी। अब दाता की बात करें तो ध्यान दो, जो समान रक्त समूह होता है वो अपने वाले को देगा तो सबसे बेस्ट माना जाता है। दुनिया में सबसे बेस्ट रक्तदान की सबसे तरीके हैं कि ए पॉजिटिव को दे दे, बी पॉजिटिव को, पॉजिटिव के बाद में बताएंगे, यानी कि सेम सेम। तो दाता में अगर ए अपने वाले को दे दे और ए बी को दे दे, क्योंकि अपने वाले को दिक्कत नहीं होगी, ए बी चूंकि सर्वग्राही है तो वो ले ही लेगा, कोई दिक्कत उसे नहीं आएगा। और ग्रहण करने में अपने वाले से ले ले, और ओ चूंकि सर्वदाता है तो ओ से ग्रहण कर लेगा। वही कहानी बी में है, बी और ए बी और बी और ओ। ए बी में अगर दाता करे तो ये खाली अपने वाले को दे पाएगा, लेकिन ग्रहण सबसे करेगा, ए से भी, ए बी से भी, और क्योंकि ये सर्वग्राही है। ओ की बात करें तो ओ ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी, क्योंकि ये सर्वदाता है। अभी तो हमें यही पता कि सर्वदाता है, लेकिन ये ग्रहण केवल अपने वाले से कर पाएगा। तो कई बार एग्जाम्स में इस तरह के भी सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। इस कार्यक्रम को फील कीजिएगा। बाद में इन सबसे भी आगे कहानी हुई जिसे कहा गया RH ब्लड फैक्टर। तो पहले इसे नोट कर लो, या जिनका बन गया है वो बताएंगे भैया। हाँ, तेजी से फिल करो, और इसे ना आपको याद नहीं करना बल्कि ध्यान में रखना है, बस अपने आप याद हो जाएगा ये। बस ऐसे याद रखना है, समान को समान देना है। ए भी क्या है? सर्वग्राही है, और ओ क्या है? सर्वदाता। तो ये अगर जान गए तो काम बन जाएगा। अब लिखिए हेडिंग RH ब्लड फैक्टर। इसके खोजकर्ता के नाम याद रखिएगा, कार्ल लैंड स्टीनर हुआ अलेक्जेंडर वीनर। कार्ल लैंड स्टीनर हुआ अलेक्जेंडर वीनर। और प्रथम प्राप्ति जो हुई है वो हुई है रिसस बंदर से, रिसस बंदर से। और इसी रिसस बंदर का जो शुरुआती 2 अक्षर है उसे कहा गया RH एंटीजन। क्या कहा गया? RH एंटीजन नाम दिया गया। तो इस तरह से हमें एक नया रक्त समूह मिला, RH एंटीजन ब्लड ग्रुप। अब ध्यान देना, ह्यूमन में भी इस पे बात हुई। तो मानव के संदर्भ में नीचे से बनाते जाना, मानव के संदर्भ में 2 कहानियां हुई। या तो RH एंटीजन पाया गया, और जब ये पाया गया तो उसे कहा गया RH पॉजिटिव। और या तो RH एंटीजन नहीं पाया गया तो इसे कहा गया RH नेगेटिव। तो अब यहीं से पॉजिटिव और नेगेटिव की कहानी शुरू हुई। जिस मनुष्य में रिसस बंदर वाला एंटीजन मिला उसे पॉजिटिव कहा गया, जिसमें नहीं मिला उसे नेगेटिव कहा गया। भारत में ज्यादातर ये वाले हैं पॉजिटिव। अगर आप अपना ब्लड ग्रुप चेक कराओगे तो ज्यादातर ए बी पॉजिटिव या बी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि बहुत रेयर होता है बेटा। है तो आप बहुत अच्छे इंसान हो, है ना? इंसान हालांकि ब्लड ग्रुप से निर्धारित नहीं होता, आपके कर्मों से निर्धारित होता है। तो ये बन गया। अब अगर मैं इसे किसी ऐसे व्यक्ति पर फिट करूं जिसके पास एबीओ ब्लड ग्रुप है, वो तो रहता ही रहता है। अब एबीओ के साथ में बंदर वाला भी आ जाता है। कितना बना लिया आपने? तो 4 कंडीशन बनेगी। कंडीशन नंबर 1, मान लीजिए कि रमेश का ब्लड ग्रुप, यहाँ समझते हैं, मान लेते हैं कि रमेश का जो ब्लड ग्रुप है वो है ए। क्या है? ए। तो 2 कंडीशन बनेगी, या तो RH पॉजिटिव होंगे रमेश, या तो RH नेगेटिव होंगे। अगर वो RH पॉजिटिव हैं तो इनमें है पहली बात तो एंटीजन ए, और प्लस में है एंटीजन RH। दोनों है ना, क्योंकि उनका पहले से क्या है? ए। तो अब इनका हो जाएगा ए पॉजिटिव, क्योंकि क्या है? RH पॉजिटिव है, तो इसमें 2 एंटीजन मिला है, तो ए एक बंदर वाला। इधर क्या है कि रमेश इस बार केवल एक ही एंटीजन है ए, RH इस बार नहीं है, तो हम क्या कहेंगे इनको? ए नेगेटिव। समझ आया? मान लेते हैं कि इस बार रमेश का ब्लड ग्रुप बी है, तो सेम कहानी बनेगी, या तो RH पॉजिटिव होंगे रमेश, या तो RH नेगेटिव होंगे। यदि RH पॉजिटिव है तो इनके पास एंटीजन बी होगा और बेटा RH होगा। तो आप क्या कहोगे इनको कि रमेश भैया बी पॉजिटिव हो। इस बार रमेश के पास एंटीजन बी तो है लेकिन RH, तो कह दोगे रमेश भैया तुम क्या हो? बी नेगेटिव हो। तीसरी कंडीशन बन सकती है, रमेश का ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है, तो वही सेम कहानी, या तो रमेश RH पॉजिटिव होंगे या तो RH नेगेटिव होंगे। अगर RH पॉजिटिव है तो इसमें एंटीजन क्या क्या दिख रहा है? ए भी है, बी भी है और RH भी है, तीनों है। तो ये हो गया ए बी पॉजिटिव। ओके। लेकिन अगर रमेश नेगेटिव है तो एंटीजन की अगर बात करें तो ए होगा, बी होगा, लेकिन RH, तो क्या कहोगे? ए बी नेगेटिव। चौथी और लास्ट कंडीशन ये हो सकती है कि रमेश का ब्लड ग्रुप हो सकता है ओ। क्या होगा? ओ। यहाँ भी सेम कहानी बनेगी, या तो RH पॉजिटिव या तो RH नेगेटिव।
अगर आर एच पॉजिटिव है तो रमेश में एंटीजन क्या होगा? आर एच, क्योंकि ओ में कोई एंटीजन ए भी होता नहीं, तो इसे क्या कहोगे? ओ पॉजिटिव। आर एच नेगेटिव है तो रमेश में क्या कोई एंटीजन है? नहीं, आर एच भी क्या कहोगे? ओ नेगेटिव। ये समझ में आया? अभी थोड़ी देर पहले हमने एक परिभाषा दी है आपको कि सर्वदाता वो है जिसमें कोई एंटीजन और सर्वग्राही वो जिसके पास सभी एंटीजन। अब जरा इसमें चेक करो कि किसमें सारे एंटीजन हैं, तो क्या होगा ये? ऐसा कौन है इसमें कोई एंटीजन नहीं है? तो क्या हो जाएगा ये? सर्वदाता। इसे बना लीजिएगा। आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं कल। थैंक यू। ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, तो अपना दोहराएं। तो हम लोगों ने कल देखा था आरएच ब्लड फैक्टर, याद है? और देखा था जिनमें आरएच मिलता है वो पॉजिटिव, जिनमें नहीं मिलता वो नेगेटिव। तो आज हम ब्लड सर्कुलेशन की लास्ट क्लास करते हैं। आज हमें सीखना है रक्त नलिकाओं के बारे में, और प्लस में ये जानना है कि मानव का जो हृदय है वो कैसे काम करता है। तो जो बचा हुआ रक्त का हिस्सा है उसे देख लेते हैं, बाकी ये दो टॉपिक बहुत आसानी से समझते हैं। तो हमने देखा था कि एक था आरएच ब्लड फैक्टर, और इसी को हम लोगों ने पिछली क्लास में कवर किया है, और देखा था कि जिनमें आरएच था वो आरएच पॉजिटिव, जिनमें आरएच नहीं था वो आरएच नेगेटिव। इनमें हमें मिला था एबी पॉजिटिव, ये सर्वग्राही, और एक मिला था ओ नेगेटिव, ये था सर्वदाता। इतनी बातें हम लोगों ने पहले ही कल वाली क्लास में कर रखी है। अब लिखिएगा आरएच फैक्टर में रक्त का आदान प्रदान। लिखिए हेडिंग आरएच फैक्टर में रक्त का आदान प्रदान, और ऐसे लिखिए एक तरफ दाता और दूसरी तरफ लिखिए ग्राही। एकदम शांत है ना, बोलते हुए पाए जाओगे तो क्रिस का गाना सुनना पड़ेगा। लिखिएगा दाता और ग्राही। तो जैसे हमने एबीओ ब्लड ग्रुप में देखा था, सेम वैसे ही तरीका है यहाँ भी। जैसे देखो, अगर कोई व्यक्ति आरएच नेगेटिव है, यानी कि उसमें आरएच नहीं है, तो वो किसी आरएच नेगेटिव वाले को ब्लड दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि कल हमने बताया था सेम सेम मामलों में दिक्कत नहीं आती है, यानी ये कहानी सही है। यदि मान लो कोई व्यक्ति आरएच नेगेटिव है और जो ग्रहण कर रहा है वो आरएच पॉजिटिव है, ये भी मामला ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ग्रहण कर रहा है उसमें एंटीजन है, लेकिन जिससे ले रहा है उसमें एंटीजन नहीं है, तो जो बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल है उससे ब्लड लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें दोनों है, यानी कि आरएच पॉजिटिव भी है, यानी कि आरएच नेगेटिव वाले भी था वो आ गया तो आरएच पॉजिटिव हो गया वो। एक और हो सकता है, यदि हम आरएच पॉजिटिव और ये कैसा होगा? ये भी ठीक है, क्योंकि इसमें भी सेम सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, प्रॉब्लम यहाँ आएगी यदि कोई आरएच पॉजिटिव वाला व्यक्ति अपना ब्लड किसे दे दे? आरएच नेगेटिव, तो ये स्थिति बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है ना? तो ये हमें ध्यान में रखना है। कंडीशन नंबर 4, तो इसे बनाइए और नीचे एक नोट लिखिएगा इसको बनाने के बाद। चौथी स्थिति अच्छी नहीं है। लिखिएगा आरएच पॉजिटिव रक्त आरएच नेगेटिव को नहीं दिया जा सकता। आरएच पॉजिटिव रक्त आरएच नेगेटिव वाले व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। आरएच पॉजिटिव रक्त आरएच नेगेटिव वाले व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। आरएच पॉजिटिव रक्त आरएच नेगेटिव वाले को नहीं दिया जा सकता। कौन चला रहा है भाई? आपने एडीएम लाइव क्यों नहीं किया? बच्चे लिख रहे हैं क्या? तुम जानते हो चलाने? क्यों जा रहा है? एडीएम नहीं जाता? बुला फोन करके उसको, हेड को बुलाओ अपने। बच्चे लिख रहे हैं, सुनाई नहीं देता? देखते नहीं कमेंट वगैरह आप लोग? रोबोट की तरह बैठे रहते हो। हम कर रहे हैं भैया, थोड़ा सा वेट करो। छात्र ही तो हमारे सब कुछ है। ध्यान नहीं देता है। एक भी अगर छात्र को दिक्कत हुई, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, तो पीड़ा यहाँ होती है अंदर में, कारण कि आप ही तो हो सब कुछ, और आपको अगर दिक्कत हुई तो फिर क्या मतलब है? क्या कह रहा है? थोड़ा सा वेट करिए, मैं बात कर रहा हूँ, ना।